अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मौसम ही इतना सुहाना है, मौसम ही इतना ज़बरदस्त है कि इंसान एंजॉय ना करे तो और क्या कुछ करे। अच्छा जनाब, क्या होता है कि जब मौसम अच्छा होता है तो मूड भी अच्छा होता है, और मूड अच्छा होता है ना तो फिर सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं। और ये सारी चीज़ें जब अच्छी अच्छी हो रही हों तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती हैं आपकी पर्सनल एक्टिविटी पे। अब ये जो सुबह की एक्टिविटीज़ होती हैं ये कैसे अच्छी होती हैं? सुबह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका ज़्यादातर दारोमदार जो है वो आपके मूड के ऊपर होता है कि अगर आपका मूड बहुत अच्छा है तो आपकी सुबह जो है उसका आगाज़ भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होगा। और ये सुबह का आगाज़ अच्छा करना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपका मूड अच्छा है तो आपको सारे जितने भी दिन के काम हैं ना, चाहे आप घर में हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग वुमेन हैं, तो वो आपको समझ आएंगे कि सारे काम जो हैं वो किस तरीके से करने हैं। और अगर आपका मूड ख़राब है तो आप बहुत सारे काम जो है वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी ग्लो करे, आप तरक्की पाएँ, कामयाबी पाएँ और बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स करें जो कि आप करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अच्छा सोना पड़ेगा। जी हाँ, आज जो हम आगाज़ कर रहे हैं अपने शो का, उसमें हम अच्छी नींद के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो अच्छी नींद है उसको जब आप पूरा अपनी नींद स्लीप आवर्स पूरे करते हैं तो उसके कितने फ़ायदे हैं। और आप हैरान रह जाएंगे जब ये सारे फ़ायदे मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि जी अगर आप अच्छा सोते हैं तो आपको कितने फ़ायदे मिलते हैं। तो जो लोग अच्छा सोते हैं वो सबसे पहले जो है जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको स्ट्रेस नहीं होता, यानी वो स्ट्रेस का शिकार नहीं होते। फिर उसके अलावा उनके जो हार्मोन्स हैं, उनके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होते हैं और इसके अलावा वो मुस्बत काम करते हैं। पूरा दिन ही जो है वो एक तरह का मुस्बत काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो क्या होता है कि कभी कभी ना आपको ऐसा फील भी होता होगा कि जी आपको ऐसे धक्का सा लगा है या कुछ ऐसे आपको फील होता है कि कुछ चीज़ जो है ना, किसी चीज़ ने आपको पुश किया है, तो ये ज़लज़ला भी हो सकता है, राइट। समटाइम्स इट हैपन्स कि कराची में जो है आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह के ज़लज़ले जो है वो लोग महसूस करते हैं, झटके महसूस करते हैं। और राइट नाउ अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम अच्छी नींद के बारे में बात कर रहे हैं। तो अच्छी नींद के कितने फ़ायदे होते हैं? अच्छी नींद का फ़ायदा ये होता है कि अच्छी नींद आपकी खूबसूरती में इजाफा करती है, अच्छी नींद आपको स्ट्रेस से बचाती है, अच्छी नींद से डिप्रेशन जो है वो कम हो जाता है। यानी अगर आप डिप्रेशन का शिकार रहते हैं तो आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। अच्छी नींद जो है वो आपके पॉजिटिव हार्मोन्स को एक्टिव करती है। अगर आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे अच्छा सोते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि बॉलीवुड के एक एक्टर हैं सलमान खान, वो कहते हैं मैं तो 3-4 घंटे सोता हूँ। उनका 3-4 घंटे जो सोना है ना वो डीप स्लीप कहलाता है। यानी अगर आप अच्छे से डीप स्लीप जो है वो 4-5 घंटे की भी ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप जो है वो बहुत सेहतमंद हैं और अच्छे सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके लीवर फंक्शन को भी बेहतर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करता है, क्योंकि जब आप अच्छा सोते हैं तो आपका जो डाइट है वो बैलेंस हो जाता है, उसी तरह से आपको भूख लगती है, उसी तरीके से आप अपनी रूटीन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो ये फ़ायदे हो गए जी अच्छी नींद के। आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ बताते हैं कि मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई आप जो हैं वो लेंसेज़ के बारे में नहीं बता रही हैं कि कौन से लेंसेज़ जो हैं वो आजकल लेने हैं, कौन से लेंसेज़ का फ़ैशन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और कौन से लेंसेज़ ऐसे होते हैं जो कि आप 8 घंटे तक वेयर कर सकते हैं। और क्या ये लेंसेज़ जो हैं ये आप 30 दिन तक 8 घंटे लगा सकते हैं। और ये जो लेंसेज़ हैं, कॉन्टेक्ट लेंसेज़ हैं, क्या ये लगा के आप स्विमिंग कर सकते हैं? जी हाँ, ऐसे सवालात भी मेरे इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि इन सारे सवालों के जो है ना वो जवाबात आपके साथ में शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ये लेंसेज़ का, कि क्यों लोग जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, क्यों लोगों को जो है वो ये बात समझ में नहीं आती कि भाई लेंस कैसे लगानी है। तो सबसे पहले जब आपने लेंस चूज़ करनी है तो आपने ये देखना है कि उसका कलर आपके चेहरे पर अच्छा लगता है या नहीं लगता है। फिर आपने ये देखना है कि आप किस क्वालिटी का लेंस जो है वो वेयर कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपने ये चेक कर लिया कि मेरे लेंस की जो क्वालिटी है वो क्या है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो क्या है। फिर आपने हर 3 महीने में अपना लेंस जो है वो रिप्लेस कर लेना है, यानी चेंज कर लेना है। अच्छा, 3 महीने से ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली आपको आई इन्फेक्शन भी हो सकता है। बहुत महंगे लेंसेज अगर आपने लिए हुए हैं जस्ट लाइक 20,000, या फिर आपने बहुत जो है वो कोई एक्सपेंसिव लेंस लिए हुए हैं, तो वो आप 4 to 6 मंथ कैरी कर सकते हैं। लेकिन फिर आप अगर रोज़ाना ये लेंसेज वेयर नहीं कर रहे हैं तो
अच्छा, इन लेंस को वेयर करने के लिए आपने ये तरीका करना है कि आपने अच्छे से अपने हैंड को वॉश करना है, यानी अच्छे से हाथ धोना है और किसी भी ऐसे हैंड वॉश से हाथ धोना है जस्ट लाइक आपने कोई जो एंटी बैक्टीरियल हो, यानी कि जो आपके हाथों को अच्छी तरह साफ़ करे। उसके बाद जो लेंस का सोल्यूशन आप यूज़ करते हैं वो आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करके लेंस को अच्छी तरह धोना है। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो लेंस ज़रूर वॉश करते हैं लेकिन वो लेंस को अच्छी तरह थोड़ा सा रब करके वॉश नहीं करते और उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो लगे हुए होते हैं। फिर जब भी आपने लेंस दोबारा आंखों से उतार के रखनी है तो आपने दोबारा उसका जो सोल्यूशन है वो चेंज करना है और फिर उस सॉकेट के अंदर आपने लेंस को बंद करके रखना है। फिर आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आपने कलर ज़रूर सेलेक्ट करना है। अच्छा, कुछ कलर्स भी ऐसे होते हैं जो कि आंखों में इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, वो कलर की वजह से होता है, लेंस की क्वालिटी की वजह से होता है, या आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम होता है। लेकिन ज़्यादातर जो ब्लू कलर के लेंसेज होते हैं या टर्कोइज कलर के लेंसेज होते हैं, ज़्यादातर ये कलर्स जो हैं आंखों में इरिटेट करते हैं, जबकि इसकी अभी तक कोई वजह मालूम नहीं हो सकी है। क्योंकि जो आप हेज़ल कलर ले रहे हैं, ब्राउन कलर ले रहे हैं, वो भी सेम होता है, लेकिन आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या रीज़न है। ज़्यादातर जो कंफर्ट लेंसेज होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, ज़्यादातर हनी कलर कंफर्ट होता है, ग्रे कलर कंफर्ट होता है, लेकिन कंप्लेन जो होती है ना वो ज़्यादातर उन शार्प कलर के लेंसेज में आती है। ट्रांसपेरेंट लेंस तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने और 2-3 बातों का ख्याल रखना है लेंस लगाते हुए या लेंस खरीदते हुए। क्या आपने अगर 8 घंटे वेयर करना है तो आपने कोशिश करनी है कि 4 घंटे लेंस को उतार के दोबारा धो के लगा लें। अच्छा, अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट आपने फिर अपनी आंखों की केयर करनी है। अच्छा, फिर आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। स्विमिंग करते हुए आप बिल्कुल भी लेंस नहीं लगाएंगे। ऐसे कोई लेंस इजाद नहीं हुए हैं जिनको आप स्विमिंग करते हुए लगाएंगे। हाँ, लोग ज़रूर कंफर्ट जोन फील करते हैं न्यूज़ पढ़ते हुए, शॉपिंग करते हुए या शादियों में आते जाते कि जी वो उनका कंफर्ट जोन होता है कि वो लेंस लगा लें, लेकिन आपने स्विमिंग करते हुए लेंस नहीं लगाना है। अगर आप बाहर पिकनिक पे जा रहे हैं जहाँ पर बहुत मिट्टी है और आप मतलब आउटडोर जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं, वहाँ पे आपने लेंस नहीं लगाना है। अच्छा, फिर आपने इस तरीके से भी करना है कि आपकी जो लेंस है उसको आपने देखना है कि उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल है कहीं वो आपकी आंख को इरिटेट तो नहीं कर रहा है, और अगर इरिटेट कर रहा है तो डेफिनेटली फिर आपने इस लेंस को जो है वो ऑलमोस्ट रिमूव करके रख देना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं हम कि जी अंडा आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी का जो फंडा है वो कैसे चेंज कर सकता है। तो आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए कि जी अंडा तो खा लें लेकिन जर्दी नहीं खाएं, योक इज़ नॉट बेनिफिशियल। नो नो नो, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जम खाएं अंडा, कोई मसला नहीं है। अच्छा सा नाश्ता करें, एक अंडा खाएं, पराठा खाएं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। क्या मसला है कि आप अंडा नहीं खाएंगे, क्योंकि अंडे के जो फ़ायदे हैं ना वो अनगिनत हैं। अंडे के फ़ायदे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। जो ब्यूटी कॉन्शियस है ना उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता है अंडे का, कि आप नाश्ते में अंडा जो है वो जर्दी के साथ खाएं। और ये जो एग योक है ना ये बड़ी बेनिफिशियल है। अच्छा जी, इसके अंदर होता है विटामिन ए, विटामिन B12 और फिर विटामिन D। ये आपकी हड्डियों के लिए भी मजबूत है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और नाश्ते में जो लोग कहते हैं कि जी अंडा खा लें लेकिन जर्दी निकाल लें, उनसे सवाल ये है कि क्यों निकाल दें, क्योंकि जर्दी सबसे ज़्यादा आपकी ब्रेन को पावरफुल करती है। एनर्जेटिक रहने के लिए रोज़ाना एक अंडा खाएं। अब आप नाश्ते में खाएं या फिर शाम को चाय के साथ खाएं, आजकल गर्मियाँ हैं तो फिर आप नाश्ते में ही खाएं। लेकिन सर्दियों में ना ये ट्रेंड है मुख्तलिफ जगहों पे कि वो शाम को बिस्किट, चाय और इन तमाम तर चीज़ों के साथ जो सुपर टाइम होता है उसमें अंडा खाते हैं। तो अंडा खाने वाले जो हैं उनकी आंखें भी तेज़ रहती हैं, अंडा खाने वालों का दिमाग भी तेज़ रहता है, और अंडा जो है वो आपकी जो स्किन है, स्किन सेल्स जो है ना उनको भी रिजुविनेट करता है, यानी इसका असर आपकी स्किन के ऊपर भी पड़ता है। तो अंडे के फ़ायदे, 1000 अंडा खाते जाएं और इसके जो फ़ायदे हैं वो गिनते जाएं। इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप फ़ायदे गिनते गिनते जो है वो हैरान रह जाएंगे कि अंडे के कितने फ़ायदे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि जो मौसम है कराची का वो कितना ऑसम हो गया है, या कराची का मौसम हो गया ऑसम। और ये ऑसम वेदर जो है इसमें कभी हब्स है, कभी गर्मी है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम है। तो भाई जो कराची का मौसम है उसमें कुछ सूरत हाल ऐसी है कि ओवरऑल कराची में हब्स भी है, मौसम अच्छा भी है, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है वो हो रही हैं जी रिकॉर्ड तोड़ बारिशें, नदी नालों में तुगयानी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से 105 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। नाला लई में पानी की सतह कटारिया के मुकाम पर 16 फीट और ग्वाल मंडी पुल पर जो है
वो 14 फीट हो गई है। अच्छा जी, तो नाला लेक के तरफ जो है खतरे के सायरन बजाए जा रहे हैं, जबकि नशबी इलाकों में गलियों और सड़कों पर भी पानी जमा है। अच्छा, तेज बारिश के बायस रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे जो है वो हाई अलर्ट हैं। एमडी वासा ने 111 ब्रिगेड से भी राब्ता कर लिया है। मतलब आप सोचें कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है कि ये कटारिया का मुकाम है जहाँ पर सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है कि अब 111 ब्रिगेड जो है उसको भी बुला लिया गया है। अच्छा जी, मजीद जो है अब महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का इम्कान है। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में भी जो टीम्स हैं वो तैनात कर दी गई हैं। मतलब एक तरह की रेन इमरजेंसी नाफिज है। और इसके अलावा जो दूसरी जानब क्लाउड बर्स्ट है उसके बायस चकवाल शहर और गिरदोनवा में शदीद बारिश हुई है। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बारिश चकवाल में 430 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। चकवाल शहर, कलर कहार, फिर जो है ना यहाँ पर सैलाबी जो इमरजेंसी है वो नाफिज की गई है। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी जारी है और शहरियों को जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए कुछ जल्दी से आपके साथ में वेजिटेबल के प्राइस शेयर कर लेते हैं कि वेजिटेबल के प्राइस क्या हैं, ताकि आप ग्रॉसरी करने जाना होगा तो ये स्टैटिक रेट्स जो है वो सुनते जाएं। और इतनी देर में जो है वो मैं चाय भी पीती जाती हूँ। और आ गया जी हमारे पास टमाटर है 58 पे। उसके बाद क्या है, आलू 50 पे है, लहसुन जो है वो 276 पे है, अदरक जो है वो 483 पे है, फिर गाजर जो है वो 81 पे है, फिर उसके बाद तुरई जो है वो भी 81 पर है। अच्छा जी, उसके बाद लौकी जो है वो 92 पर है, फिर उसके बाद फूल गोभी जो है वो भी 92 पर है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद खीरा 69 पे है, वी हैव भिंडी 253, व्हाट वी हैव प्याज 35, और फिर हमारे पास जो है अब करेंसी रेट्स हैं जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। मैं कहने लगी थी उसके बाद आपकी होस्ट है ज़बाशिक। अच्छा जी, तो जल्दी से बढ़ते आगे और करेंसी रेट्स शेयर करते हैं। सो हियर वी गो नाउ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 188 है, कैनेडियन डॉलर जो है वो 212 है, यूरो जो है वो 337 है, इसके अलावा कुवैती दिनार जो है वो 931 है। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास यूके पाउंड है 390, फिर हमारे पास सऊदी रियाल है 76 पे, देन वी हैव स्विस फ्रैंक 338 एंड वी हैव यूएस डॉलर 286। सो ये जो है मैंने आपके साथ में शेयर किया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, गोल्ड के प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं कि गोल्ड जो है वो सस्ता हुआ या महंगा। बस अभी थोड़ी सी देर में मैं आपको बताती हूँ। लेट मी चेक कि आजकल गोल्ड के जो प्राइजेज़ हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या जो है वो चल रहा है। तो सोना हो गया है सस्ता। ओके जी, अच्छी खबर ये है। फी तोला सोने की कीमत में 3000 रुपये की कमी। फी तोला सोना 3,56,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,572 रुपये की कमी से 3,05,212 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फ़ी ऑन्स सोना $30 सस्ता होकर $3,335 फ़ी ऑन्स की सतह पर पहुंच गया। और जो चांदी है उसकी कीमत में जो है इस्तेहकाम जो है जनाब वो है बरकरार। अच्छा जी, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। और आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो बहुत, ये बच्चों से बड़ों की बात हो रही है, कि जो एडल्ट्स हैं वो बहुत ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें और अपनी खुशियाँ जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढें और इस तरीके से उनको ये जो है ना एक रिलैक्स मोड में वो जा सकें फ्लैशबैक में। जी हाँ, ये लेके जाएगी आपको पीछे 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 बचपन में। जी हाँ, जो लोग भी एक रिसर्च के मुताबिक कार्टून देखते हैं, ये एडल्ट्स की बात हो रही है, जो एडल्ट्स भी अगर कार्टून देखते हैं तो ये एक्टिविटी एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। जी हाँ, आपको याद आ गया होगा टॉम एंड जेरी, सेसमे स्ट्रीट, एल्मो, एल्मो इज़ माई फेवरेट एंड स्टिल अभी इसका जो सीज़न आता है वो मैं देखती हूँ। जी हाँ, और उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। अच्छा, जब आप ये कार्टून्स देख रहे होते हैं बच्चों के साथ और अपने मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे होते हैं तो जो आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना वो भी एक्टिव हो जाते हैं और आप अपने उस बचपन में चले जाते हैं, क्योंकि ये वो इनोसेंसी का टाइम होता है जिस टाइम पर आप बड़े बेफिक्र होते हैं। तो ये कार्टून्स जब भी आते हैं और आपका जो भी फेवरेट कार्टून रहा हो 10 से 15 मिनट जो है ना इसको ज़रूर देखा करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको आपके पुराने फ्रेंड्स याद आएंगे और ये कार्टून आपको आपसे मिलवाते, आपके बचपन से मिलाते, ये बताते हैं कि आप कितना इनोसेंट थे, ये बताते हैं कि आपकी जो गैदरिंग थी वो कैसी है और ये जो है आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं
उनको जमा करने का जरिया भी होते हैं, क्योंकि जब आप ये कार्टून देखते हैं तो आपको अपने बचपन के दोस्त भी याद आते हैं, फिर आप उन्हें कॉल करते हैं। तो ये जो कार्टून्स हैं ये आपके दिमाग पे बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट छोड़ते हैं, और आप अपनी बचपन की यादों को जब ताज़ा करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, उनके साथ अच्छा बचपन भी होता है, बुरा बचपन भी होता है, लेकिन कार्टून जब कोई भी बच्चा देखता था ना, तो हमेशा उसके साथ जो मेमोरीज़ थी वो बड़ी जो है ना हैप्पीनेस वाली मेमोरीज़ थी। तो अगर आप कोई और एक्टिविटी भी करते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, इवन आप कहीं पर भी जाकर काम करते हैं, 10 से 15 मिनट दिन में ज़रूर ये कार्टून देख लिया करें। ये रिकॉल करेगा आपकी अच्छी मेमोरीज़ को, ये मिलवाएगा आपको आपसे। तो जनाब ये है फ़ायदा कार्टून देखने का। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क की। यानी बचपन से जो है वो बाहर निकल के आते हैं और जाते सीधा पड़ोसी मुल्क में। अच्छा, पड़ोसी मुल्क से ना आजकल जो खबरें आती हैं, ऐसी खबरें होती हैं कि ये इंसान कहता है कि इन लोगों के साथ हो क्या रहा है, मतलब बड़ा ही कोई अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं उनके। कभी पायलट का मसला, कभी तैयारों का मसला, कभी मोदी जी के इंडिया में किसानों का मसला, कभी किसी चीज़ का मसला, कभी वहाँ पर जो फसादात हैं वो हो रहे हैं। अब जो खबर है ये एयर इंडिया तैयारे की। एयर इंडिया का जो तैयारा है, अब उसकी जो तबाही है उसका जिम्मेदार कौन है, ये खबर सामने आ गई है। जी हाँ, इससे पहले तो यही कह रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, कोई पुरस्कार तौर पे गिर गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गए। तो जनाब एयर इंडिया तैयारी की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर तैयारे का कप्तान ही निकला। जी हाँ, ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा किया गया है कि जहाज के दोनों पायलट्स की गुफ्तगू से ये बात साबित हो गई है कि कैप्टन सुमित सब्रवाल ने उन स्विचेस को बंद किया था जिनके जरिए दोनों इंजन्स को ईंधन की फराहमी होती है। चले जी, अमरीकी मीडिया ने तैयारी की तबाही के शवाहिद की बुनियाद पर अमरीकी हुक्काम का इब्तदाई तज्जिया पेश किया है, जिसके मुताबिक बोइंग ड्रीम लाइन्स तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर क्लास क्लाइव किंदर ने तैयारे के उड़ान भरते ही तजर्बेकार कैप्टन से पूछा था कि आखिर उसने ये स्विचेस को कट ऑफ पोजीशन पर क्यों कर दिया भाई। तो फिर उसने जवाब दिया, फर्स्ट ऑफिसर ने, कि पहले हैरत में डूबा और फिर दहशतज़दा रह गया, जबकि कैप्टन ये सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद पुरसुकून था। ये उसके बावजूद था कि फर्स्ट ऑफिसर का फ्लाइंग तजर्बा महज 3,403 घंटे, जबकि कप्तान का फ्लाइंग तजर्बा 15,638 घंटे था, और उनमें से निफ से ज़ायद बोइंग तैयारे उड़ाने के थे। ओह माय गॉड। भारतीय हुक्काम की जानिब से पिछले हफ्ते इब्तिदाई रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कॉकपिट में दोनों पायलट्स के दरमियान कंफ्यूजन की बात की गई थी। इब्तिदाई रिपोर्ट में किसी पर इल्जाम नहीं लगा था। इतना कहा गया था कि एक पायलट ने पूछा है कि तुमने स्विचेस को क्यों कट ऑफ किया, जिस पर दूसरे ने जवाब दिया था इसी का कि जी इसने ईंधन कट ऑफ नहीं किया। ताहम ताज़ा सूरत हाल पर बोइंग, भारत की सिविल एविएशन और एयर इंडिया इंतजामिया का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, और 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार 242 में से 241 मुसाफिर हलाक हो गए थे, जिनमें 53 बरतानवी शहरी थे। सिर्फ एक ब्रिटिश इंडियन मुसाफिर जिंदा बचा था, जो कि 11A सीट पर सवार था। तो जी ये सूरत हाल है इन लोगों की कि इनका जो तैयारा है, मतलब इतने मुसाफिर उस तैयारे में सवार थे, और आप देखें कि गलती किसकी थी, कप्तान की। यही इनके जो पायलट्स हैं ना वो करते हैं, इनकी इसी तरह के कप्तान हैं। आप इनको कोई भी तैयारा, कोई भी प्लेन दे दें, ये इसी तरह जो है वो क्रैश हो जाते हैं, या ये इनके अंदर सलाहियत ही नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना आप इंडिया वाले इतना दूसरों के बारे में बात करते हैं कि जी फलां के पास ये एक्सपीरियंस नहीं था, फलां के पास ये एक्सपीरियंस नहीं था। खुद इंडिया में इस तरह के वाक़यात होना, इनके जो लोग हैं, इनके जो आवाम हैं, वो मेंटली कितने स्ट्रेस में है कि एक पायलट ने जो है, एक कप्तान ने जो है वो कट ऑफ कर दिया उस ऑप्शन को, और फिर उसके बाद वो बड़ा रिलैक्स बैठा है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर उसका जो मेंटल एग्जामिनेशन है वो भी ज़रूर करना चाहिए, और ऐसे पायलट्स को बिल्कुल भर्ती नहीं करना चाहिए जो कि लोगों की जान से खेल रहे हों। तो ये सारी सूरत हाल है। अच्छा जी, मज़ीद भी ख़बरें आपके साथ में शामिल करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब न्यूज़ सेशन में खुश आमदीद, और खुर्शीद भाई ने इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अच्छा जी, हमारे पास ना ऐसी खबरें होती हैं कि अच्छी खबरें भी होती हैं, और कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं कि जिनको बताने की भी हिम्मत नहीं होती, जिनके बारे में बात करने की भी हिम्मत नहीं होती। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले जो है वो अच्छी खबर शेयर की जाए, या फिर इस तरह की खबर शेयर की जाए जिसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं हम कि अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, शहर कायद के जो हालात हैं, आपको पता ही है कि बिजली, गैस, फिर दीगर पानी की परेशानी और दीगर मसाइल हैं।
वहीं ओवरऑल जो अमन अमान की सूरत हाल है वो हमारे ओवरऑल कंट्री में भी अगर देखा जाए तो कुछ ठीक नहीं है। कितना अभी रिसेंटली ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसमें हमने देखा कि ये कलात में जो सूरत हाल रही और उसके बाद जिस तरह से जो कवाल थे, जो कवाल फैमिली थी, उनका जो स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने पूछा कि जी हमारा क्या कसूर है। खुर्शीद भाई, ये सूरत हाल है कि लोगों को पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है और नाहक और बिला वजह इस तरह के वाक़यात होना। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि किस तरह ये सूरत हाल कंट्रोल की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो किसी को भी इल्म नहीं है कि वो क्यों कत्ल हो रहा है। और हम इस जंग में, ये जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग है, हम इसमें 90,000 से ज़ायद अपने शहरी अफवाज के सिपाही शहीद करवा चुके हैं। और वॉर एंड टेरर में जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है शायद ही किसी का हुआ हो। सही। और हम लोग एक अरसा दराज से, कोई आज 20 साल तकरीबन लगभग हो चुके हैं, हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी हम लोग इस वक्त हालत जंग में हैं। फिर आप अगर बलूचिस्तान की तरफ आ जाएँ तो उसमें भी हम हालत जंग में हैं। तो जो दुश्मन मुल्क कुव्वतें हैं वो कभी भी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान जो है वो माशी इस्तेहकाम की तरफ जाए या यहाँ पर खुशहाली आए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। इसी वजह से आप ये देखेंगे जब हम किसी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, हम बिल्कुल एक माशी नमू की तरफ जा रहे होते हैं, तो आप देखिए कि वो बिल्कुल एक पीक टाइम होता है, उस वक्त ही कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनमा हो जाता है। जिस तरह आपने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि हम लोग जो है वो बरतानिया के लिए हमारी परवाज़ों का मामला खुल गया है और हम लोग जो माशी हमारी तरसीलात ज़र हैं वो बेहतर होना शुरू हो गई है और हम कुछ ना कुछ जो है वो माशी तौर पर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और फिर ये वाक़या रोनमा हो गया। कलात का, इससे पहले पंजगोर का वाक़या हुआ, इससे पहले फिर ट्रेन का जो वाक़या हुआ उसमें हमारे अफवाज के लोग शहीद हुए। और इसी तरह हमारे बेशुमार शहरी इसकी जद में आ चुके हैं। इसमें दुश्मन मुल्क जो इंडिया है वो भी उसकी जो कार्रवाइयाँ हैं, माजी में बलूचिस्तान से कुलभूषण जाधव को हमने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको हिरासत में लिया, वो गिरफ़्तार हैं आजकल। तो उन्होंने बाकायदा इस बात का इकरार किया कि वो उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करने के अंदर उनका बड़ा किरदार है। तो इसमें जो इंडिया की जो एजेंसी है वो रॉ मुलविस है। तो इसी तरह आप ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, अगर ये ताने बाने जोड़ें तो दुश्मन मुल्क कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो उसमें खुशहाली आए, तरक्की आए, उसमें तालीम की खुशहाली आए। और आप देखें कि ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है, उससे पहले भी हो चुका है, लेकिन इस वक्त जब हम पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने जब जंग मुसल्लत की, जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अखंड भारत जी का जो मंसूबा है उसमें हम एक पेज पर आ गए। एस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज पर है, पाकिस्तान की अफवाज भी एक पेज पर है, पाकिस्तान के सियासतदान भी एक पेज पर है, उसके अलावा समाजी रहनुमा, फिर तालिब इल्म, आम तमाम पूरी कौम जो है ना इस वक्त एक पेज पर है। तो ये एक पेज पर होना, एक प्लेटफॉर्म पर आना और एक नुक्ते पर मुत्तहद होना, तो दुश्मन को ये बात खटकती है, हमेशा से ये खटकती रही है और इस मरतबा भी खटकी है, क्योंकि हम लोग अल्लाह का शुक्र है हम बनियान मरसूस ठहरे हैं और हम लोग फाते हुए हैं। और किरदार हमारी जो अफवाज है उनकी सरबराह जो है वो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब उनकी क़यादत कर रहे हैं। तो ये एक हमारी जो स्टेबिलिटी है, जो हम मुस्तहकम होना चाहते हैं, लेकिन दुश्मन फिर हमें डिस्टेबलाइज कर देता है। लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम कभी भी इन कार्रवाइयों से डरेंगे नहीं, इनका मुकाबला ज़रूर करेंगे। सही, इनका मुकाबला ज़रूर करेंगे। और इस तरह के जो वाक़यात और मुकाबला हम कर रहे हैं बिल्कुल। और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो देखें ना कि जो ये फैमिली है वो कितना इससे मुतासिर हुई है, और जो भी इस तरह का जुल्म कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब ये सब कुछ क्या हो रहा है, इससे क्योस क्रिएट हो रहा है, इससे हमारा जो मुल्क है उसका अमन अमान ख़त्म करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है। दूसरा, जिस तरह से आपने कहा ना कि अब पाकिस्तान राइज़ कर रहा है, ये पाकिस्तान राइज़ कर रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, तो वो फिर इस तरह के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और खुर्शीद भाई ने भी उस खबर का जिक्र किया और मैं भी उस खबर के बारे में ज़रूर बात करूँगी। आई वाज सर्चिंग ट्विटर, तो मैंने देखा कि एक ट्रेंड बड़ा इन था ट्विटर के ऊपर, और दैट वाज गुड न्यूज़। आई सेड व्हाट इज़ दैट। तो जब मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो अप्रिशिएट किया हुआ था, उसमें बहुत सारे जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उसमें जो है बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये लिखा हुआ था कि जी गुड न्यूज़ ये है कि अब जो बरतानिया है वहाँ पर PIA पर जो आयद पाबंदियाँ थी वो अब उठा ली गई हैं और हमारे जो तैयारे, हमारी जो फ़्लाइट्स हैं वहाँ जा सकेंगी, आ सकेंगी। तो वाकई में ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है।
और जैसे जब ये मैंने खबर सुनी थी ना तो मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। मतलब आप देखें कि न सिर्फ पाकिस्तान में इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, बल्कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं दे आर ऑल्सो हैप्पी, और वो सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि जो सारे बाहर मुल्क के जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी खुशी जो है वो दीदनी हो गई है इस बात पे कि जी ठीक है PI की जो फ़्लाइट्स हैं अब उसके लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न थे, जो लिस्ट थी, उससे हटा लिया गया है। सो आप कैसे देख रहे हैं कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। वहीं पर अभी निचकारी भी होने जा रही है PI से रिलेटेड, आप देखें खुशी की खबर है। और इससे हमारी जो PI है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो एक आप ये समझ लीजिए कि बड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी जी। और दुश्मन को कभी ये बात लगा नहीं खाती कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान की हवाबाजी के शोबे में तरक्की हो। देखें हमारे पास तो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन मौजूद है और बहुत अच्छा उसका स्टैंडर्ड है, और उसके अलावा दीगर जो प्राइवेटाइज जो इदारे हैं, निजी प्राइवेट एयरलाइंस हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेस रन कर रही हैं। और ये माजी में जो हुकूमत थी PTI की गवर्नमेंट की, उनके एक वजीर थे गुलाम सरवर, उन्होंने एक बयान दे दिया था, और बयान बिल्कुल बगैर सोचे समझे दिया उन्होंने। अब सोचना चाहिए था, जब आप किसी पोर्टफोलियो पर होते हैं तो आप अपना नैरेटिव देते हुए आप बहुत सारे पहलुओं के ऊपर जो है वो गौर व गौस करते हैं, उसके बाद अपना नैरेटिव देते हैं। उन्होंने नैरेटिव बगैर सोचे समझे दे दिया कि हमारे पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, और इस तरह से सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से उन्होंने बात कर दी। तो ज़ाहिर है जो दीगर जो ममालिक हैं उनको भी सारी बातें जब उन्होंने मुलाहिज़ा की, सुनी, और फिर हक़ाइक़ का जायज़ा लिया, तो उसके बरक्स था वो हक़ाइक़। ऐसा नहीं था कि हमारे पायलट्स की डिग्रियाँ जाली हैं, ऐसा नहीं है, तमाम वो हक़ाइक़ मनफी थे। लेकिन ज़ाहिर एक ज़रब लगी, उस ज़रब को दूर करने के लिए हमें जो है वो 7 साल का अर्सा लगा है। 7 साल तो फिर अब जो कल खुशी की खबर आई हमारे पास, तो बरतानी जो जैन मेरिट हैं, कमिश्नर, हाई कमिश्नर है पाकिस्तान में, उन्होंने भी खुशी का इजहार किया कब वो जो है वो फ्लाइट में जाएँ, PI की बरतानिया जाएंगी। तो एक बड़ी खुशी की खबर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, इसहाक डार ने, देखें ये एक हमारी जो सफारती सतह पर जो कोशिशें हैं ना, इसमें इसहाक डार साहब मौजूद हैं, वो उन्होंने जो है वो सफारती ताल्लुकात को बेहतर किया। फिर जिस तरह से हम जब हालत जंग में थे, और अब भी हैं, जब ये इंडिया का मामला हुआ तो हमारा एक वफ़द गया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सूरत में, और उसमें बहुत सारे वफाकी MNAs भी शामिल थे, वफाकी वज़रा भी शामिल थे। उन्होंने पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का जो इमेज था, पाकिस्तान का नैरेटिव था, वो पेश किया है। इसी तरह अभी हालिया वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो है वो दुबई के दौरे पर थे, UAE के दौरे पर थे। फिर हालिया भी कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ईरान के दौरे पर हैं, तेहरान गए वो, उसके अलावा दीगर ईरान के दीगर जो सूबे हैं उनमें गए। तो देखिए ये पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए हमारे जो वफाकी वज़रा है ना, वो पाकिस्तान के नैरेटिव को, इमेज उसका बेहतर करने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं, और इसी कोशिशों का ये समर है कि जो बरतानिया की हमारी एयरलाइन का जो मामला है वो ओपन हुआ है। सही। चलिए जी, ये बड़ी खुशी की खबर है, ये बड़ी खुशी की बात है कि जो अब हमारी एयरलाइंस हैं वो बरतानिया जा सकेंगी, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान ऑल्सो हैप्पी, एंड दिस इज़ रियली 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 ग्रेट न्यूज़। चलिए जी, अब खुशी होगी है, वापस आ जाते हैं कराची शहर में, थोड़ा सा वापस आपको रियलिटी में ले आते हैं कि जी हवाओं से आते हैं वापस ज़मीन पे, और ज़मीन पे क्या हो रहा है। चलिए जी, ज़मीन पे क्या हो रहा है ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जब ब्रेक पे गए थे तो हम ये बात कर रहे थे कि ज़मीन पे क्या हो रहा है। आसमान पे तो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन भाई ज़मीन पे क्या हो रहा है, और शहर कायद की ज़मीन पे क्या हो रहा है। लोड शेडिंग नहीं है, पानी की परेशानी है, तालीम के इशूज़ हैं, कचरे के अंबार हैं, सीवरेज के इशूज़ हैं, जगह जगह गलियों में आप देखें परेशानी है किस चीज़ की। किसी गली में टैंकर डल रहा है, कहीं पर बिजली कटी हुई है, कहीं बिजली का एहतजाज हो रहा है, कहीं गैस नहीं आ रही, कहीं गैस की लाइन नहीं है, LPG महंगी हो गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, चीनी महंगी हो गई है। कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हर चीज़ अनकंट्रोलेबल है, और इस शहर के जो रहने वाले हैं बस वो जिए जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। अब ये एरिया है PIB का, जहाँ पर हद दर्जे की लोड शेडिंग है, और जो शहरी हैं वो परेशान है, और वो कहते हैं जो स्टॉल्स लगाए हुए हैं लोगों ने वहाँ पर बिजली है। मतलब चलें, ये बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ बिजली है, लेकिन वो बिजली जो है उस पर भत्ता भी वसूल किया जाता है, और वो लोग भत्ता दे रहे हैं। खुर्शीद भाई, ये क्या सुन रहे हैं कराची की, और ये एरिया बाकी बड़ा डिप्राइव है। ये जो है ना एरिया जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, PIB कॉलोनी, या ये जमशेद रोड, ये मार्टिन क्वार्टर, ये है ही बड़ा डिप्राइव एरिया। मैं शुरू से सुनते आ रही हूँ कि यहाँ पर लाइट के इशूज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारे इशूज़ हैं, गंदगी के अंबार हैं, कचरा कुंडियाँ हैं। क्यों नहीं ये मैटर सॉल्व करते लोगों के? कराची की ये PIB जो कॉलोनी है, पीर इलाही बख्श के नाम से कॉलोनी है, और पुरानी कॉलोनीज़ में इसका शुमार होता है। कराची की जब बना था तो उस वक्त के आगाज़ में ये थी, और फिर उसके बाद जो है वो मुसलमानों के पास, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मुसलमानों के पास कोई बैठने की जगह नहीं थी, कहीं बैठ के कोई मजालिस कर सकें, मुशावरत कर सकें।
तो फिर इसी तरह ना कुछ गैदर करके फिर हमने खाली डिनर हॉल बनाया। हाँ। तो हम वहाँ बैठ के कुछ मुशावरतें करने लगे। तो ये कॉलोनी भी बहुत पुरानी कॉलोनी है, जब पाकिस्तान बना था उसके बाद हाँ, से लीलाई बख्श कॉलोनी। और यहाँ से हाल ही के जो MKM पाकिस्तान है उसके बड़े सरकर्दा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, मुतअद्दिद बार वो वहाँ से MLA मुंतखब हो चुके हैं, वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वज़ीर भी रह चुके हैं, मेयर कराची भी रह चुके हैं। वो आप देखें कि वो इतनी बड़ी शख्सियत वहाँ होने के बावजूद भी वहाँ के मसाइल ना हल होना, तो ये एक सवालिया निशान है। सही, ठीक है। वो अभी उनके MLAs मौजूद हैं, MPs भी मौजूद हैं, और उसके बावजूद PIB कॉलोनी, मॉडर्न क्वार्टर, जमशेद रोड, ये पूरा जो इलाका है कारोबारी हब भी है ये उस सेंट्रल एरिया का, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। फिर सेंट्रल जेल वहाँ मौजूद है। तो ये एक आपकी अलमिया कह लीजिए कि फारूक सत्तार का वहाँ होना, तो वहाँ उनकी रिहाइश होना, और MKM पाकिस्तान का के वुज़रा भी इस वक्त मौजूद है। सूबाई असम्बली में 36 MPs मौजूद हैं इनके, जी, सूबाई असम्बली के अंदर। ठीक है। MLAs भी मौजूद हैं, उसके अलावा वफाकी वुज़रा भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर तालीम इनका अपना है, और वफाकी वज़ीर सेहत सईद मुस्तफ़ा कमाल इनके अपने। तो मैं नहीं समझता, मैं ये बात समझ में ये नहीं आती कि बरसर इक़्तिदार रहने वाले लोग अगर किसी इलाके में रहें और उस इलाके के मसाइल हल ना हो, तो ये उनकी कारकर्दगी पर सवाल निशान है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर एक सवाल है कि इतने पुराने पॉलिटिशियन, पार्लियामेंटेरियन होने के बावजूद भी वो इलाका अगर मुतासिर है, तो ये एक सोचने की बात है। और उन पर एक ये स्टम्प भी है कि आप आवाम को जो जिस वोट का बहाना लेकर वोट इक़्तिदार में आते हैं कि आप मसाइल हल करेंगे लोगों के, आप बिजली देंगे, पानी देंगे, गैस देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब ये आवाम को सोचने का काम है कि वो किन लोगों को मुंतखब करती है। और इसी तरह पूरे कराची में आप देखें कि हिजरत कॉलोनी से लेके इब्राहिम हैदी, रनछोड़ लाइन, राम समामी और दीगर जो इलाके हैं कराची शहर के, वो इसी तरह लाइट की जो बिजली की आंख मचोली है, सिलसिला वो तवातुर से जारी रहता है। और एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तमाम पूरे शहर में, और तमाम शहरी इसको फेस कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप आ जाए पानी की किल्लत पे। पानी की किल्लत भी ऐसी है कि वो आपको जो है वो महंगे दाम पड़ता है, कहीं टैंकर खरीदना पड़ता है, आपको पीने के लिए फिल्टर प्लांट से पानी मंगाना पड़ता है, बॉटल्स महंगी खरीदनी पड़ती है। जो वाटर एंड कॉरपोरेशन का पानी आता है, उसका पानी आप पीने के काबिल नहीं है। ठीक है। अगर आप वो पानी पी लें तो आप 1-2 महीने के अंदर आप जो है वो दुनिया पानी से कुछ कर जाएंगी। आपको मौलिक बीमारियां जो है वो लायक हो जाएंगी। अमराज, आपके पेट के अमराज में मुब्तला हो जाएंगी। आपको आंतों का प्रॉब्लम हो जाएगा, मैदे का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो पानी साफ नहीं है। और ये साफ पानी से मुझे जो है ना वो एक टिप भी याद आ गई। तो चलते चलते जो है वो मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, तो ब्रेक पे जाने से पहले ये टिप भी मैं बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, ये ट्रेंड है कि जी हम क्या पीते हैं, अल्कलाइन वाटर। आप क्या पीते हैं? जी हम तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्टेड वाटर जो है वो यूज़ करते हैं, और हमारा जो वाटर है वो इनटेक बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पानी को मटके में रखते हैं और मटके वाला पानी पीते हैं, तो फिर आपको अल्कलाइन वाटर की जो बॉटल्स आप ख़रीदते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की, वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटके के अंदर जो पानी की तासीर होती है ना, वही तासीर होती है जो कि अल्कलाइन वाटर के अंदर होती है, उसमें उतना ही सोडियम होता है। तो आपने कहीं नहीं जाना, वापस आ रहे हैं और फिर टॉप स्टोरीज शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि इंसान को यकीन नहीं आता कि अच्छा ऐसे हुआ है। मैंने जब ये खबर सुनी और जब ये खबर मैंने देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, स्टूडेंट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं। मगर बात यही है ना कि हर चीज़ को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ले सकते हैं। तो ये वाक़या पेश आया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने असातिज़ा समेत अमले को यरगमाल बना लिया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर कि मनाजिर इस वक्त यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं, और यहाँ पे जो है वो आप देखिए कितनी बदतमीज़ी भी की जा रही है, और यहाँ पर जो साज़ा थे उनको यरगमाल बना लिया गया। तो 150 से ज़ायद ये स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी का मरकज़ी गेट जो है उसको ताला लगाकर बाहर धरना दे दिया। अच्छा, ये स्टूडेंट्स जो थे इन्होंने निजी सिक्योरिटी गार्ड और डायरेक्टर फाइनेंस को तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अमले पर जो तशद्दुद की CCTV फुटेजेस है ये आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। City 21 आपको दिखा रहा है कि जो वहाँ पर स्टाफ था उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और अमला दोपहर 2 बजे से यूनिवर्सिटी में महसूर थे। ये वो खबर थी जो कि गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया, और ये 2 बजे तक वहाँ पर ये स्टक रहे, वहाँ पर महसूर रहे। अच्छा, फिर ये जो लोग थे, जो महसूर अमला था, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, लेकिन महसूर अमले को तालिब इल्मों से खुद मुज़ाकरात का मशवरा देकर रवाना हो गई। तो ये सूरत हाल थी जिसमें ये तालिब इल्मों को जो है मुज़ाकरात का मशवरा दिया गया, और उसके बाद फिर ये
रवाना हो गए। अब ये जो सूरत हाल होती है ना, इस सूरत हाल में चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, हम ये नहीं कहते कि कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो असातिज़ा जो हैं उनकी कोई नेग्लिजेंस नहीं होगी या एडमिन जो है उससे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, मगर इस तरह से असातिज़ा का ये जो रोल है टुवर्ड्स टीचर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इससे तो बहुत सारे लोग जो है बहुत गलत राह पर निकल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो है वो कराची में एक सेंटर था जहाँ पर वो इम्तहानी मरकज़ था, तो वहाँ पर एक ग्रुप था जो कि आके ज़दोकोब कर रहा था टीचर्स को, और नकल माफिया वहाँ पर सरगर्म था। देखिए, जनरल ज़िया के बाद जो है वो तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगी जी, और उसके बाद से बदकिस्मती से जो कराची के सिंध भर के, पाकिस्तान भर के जो तालीमी इदारे हैं, हाँ, वहाँ पर किसी किस्म की कोई स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है। हाँ, और जब स्टूडेंट यूनियन हुआ करती थी, जिसमें आज इस वक्त भी अगर आप मशहूर मारूफ अगर सियासतदानों का नाम लें तो इसमें शेख रशीद अहमद, एहसन इकबाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और ख्वाजा साद रफ़ीक और बेशुमार ऐसे आपको पॉलिटिशियन, हुसैन हक्कानी, हाँ, ऐसे बेशुमार आपको पॉलिटिशियन मिलेंगे जो आज भी एक सियासत के अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं, और एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, बदकिस्मती कह लीजिए, जब से पाबंदी लगी है स्टूडेंट्स यूनियन पे, और अब तक वो स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगी हुई है। रज़ा रब्बानी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, इस वक्त भी चेयरमैन सेनेट हैं। इसी तरह और बेशुमार लोग अब अगर मैं गिनवाना लगूँ तो टाइम शायद कम रह जाएगा। तो ये वो असासा थे पाकिस्तान की सियासत का भी असासा है। परेशानी के वक्त स्टूडेंट्स का रोल क्या होना चाहिए? परेशानी के देखें, अगर जब तलबा कोई मसला है, कोई रिजर्वेशन है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहे, तो ये सब कुछ करें। ये इसी वजह से हो रहा है कि आपको वो शऊर नहीं है, वो स्टूडेंट्स को वो शऊर नहीं है। बाशऊर अगर स्टूडेंट होंगे तो अपने तलबा, अपने असातिज़ा इकराम की भी इज़्ज़त करेंगे, उनकी तकरीम करेंगे, उनका इकराम करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर कोई ऐसी कोई ऐसा खला पैदा होता है, ऐसी मनगढ़ंत कोई बात पैदा होती है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात है या कोई चीज़ एड्रेस नहीं हो पा रही है, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके पास एक वफ़द जाता है, वफ़द जाके बातचीत करता है, जब होता जब आपके पास पूरा एक निज़ाम मौजूद है, पूरी आपके पास तंजीम मौजूद हो, पूरे लोग मौजूद हैं, खा वो किसी भी तंजीम के लोग हों, अगर पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है उस तलबा यूनियन का, तलबा तंजीम का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है स्टूडेंट यूनियन का उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में, तो फिर अगर कोई मसला दरपेश आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन से वो स्टूडेंट यूनियन का वफ़द बात करता है, और उस बात के नतीजे में फिर कोई मसले का हल नजर आता है, कोई मुज़ाकरात होते हैं, और इसी तरह फिर जो है वो अमन-ओ-अमान से बातचीत के ज़रिए, देखें हर मसले का जो है मुज़ाकरात के ज़रिए होता है, टेबल टॉक पर होता है, और गुफ्तु शनीद से जो है वो मामला हल हो जाते हैं। लेकिन जब से पाबंदी लगी है, बदकिस्मती से किसी भी तालीम इदारे में कोई तलबा यूनियन का सेटअप मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को तलबा यूनियन पर पाबंदी बहाल कर लेनी चाहिए, और फिर ताकि हर स्टूडेंट्स यूनियन अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा करे। और जो सियासी शऊर है, देखिए सियासी शऊर के साथ फिर आपको अखलाकी शऊर भी आता है, फिर अगर वो अखलाकी शऊर भी आएगा तो फिर इस तरह से जो बदनज़मी है, बद इंतज़ामी है, उसको भी रोका जा सकता है और उस शऊर को बढ़ाया जा सकता है। सही, उस शऊर को बढ़ाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए। अच्छा जी, आज हमने ढेर सारी बातें की और अभी आपके साथ में खबर शेयर करते हैं। इट्स अबाउट मोहम्मद आसिफ। तो भाई पाकिस्तान में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है और पाकिस्तान जिस तरीके से कामयाबियों का सिलसिला हासिल कर रहा है, दैट्स कमेंडेबल। मोहम्मद आसिफ जो है वो वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट मोहम्मद आसिफ। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ ने राउंड ऑफ 16 में UAC के मोहम्मद शहाब को शिकस्त दी। दैट्स ग्रेट। मोहम्मद आसिफ ने 2 फ्रेम्स के खसारे से कम बैक करके 4-2 से कामयाबी हासिल की है। तो ये जी मोहम्मद आसिफ, जिनका ज़बरदस्त जो है वो एक एप्रिसिएशन का जो सिलसिला है वो सोशल मीडिया पर जारी है और हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस आपको। आप स्नूकर के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वहीं पर अब जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ है उसका फैसला नहीं हो सका है और आई एम श्योर कि जितने भी लोग क्रिकेट फैंस हैं, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, उनके लिए अब ये बड़ा जो है ना इंतज़ार की घड़ी होगी कि जी वनडे सीरीज़ का फैसला अब क्या होगा, वनडे सीरीज़ होने जा रही है या नहीं होने जा रही। तो फिलहाल तो ये फैसला जो है वो नहीं हो सका है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ताहाल वनडे सीरीज़ का फैसला ना हो सका। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को 3 वनडे मैचेस को T20 सीरीज़ में तब्दील करने की तजवीज़ दी है। CEO क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ क्रिस डेरिंग का कहना है कि शेड्यूल जैसे तय था वैसे ही है। मामले पर PCB के साथ राब्ते में है। क्रिकेट वेबसाइट ने क्रिस डेरिंग के हवाले से दावा किया है कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ और PCB के दरमियान ICC इजलास के साइडलाइन पर भी मुलाकात होगी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक साइडलाइन इजलास में मजीद मुशावरत की जाएगी। तो जनाब ये है क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ जो हमने आपके साथ में शेयर की। शो में यह वक्त तो हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें और आपसे पूछेंगे कि नाश्ते में आप क्या खाना और बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहने से कीप वॉचिंग City 10।
वेलकम बैक। तो आज नाश्ते में क्या बनाएं? बहुत सारे लोग तो नाश्ता कर चुके होंगे और आप लोग कहेंगे भाई आप तो पिछले 1 घंटे से जो है वो शो पर मौजूद हैं, लेकिन ये है वो बात, ये है वो परेशानी जो रोज़ाना हम सबका क्वेश्चन होता है कि खाने में क्या बनाएं, नाश्ते में क्या बनाएं। अच्छा, बहुत कम लोग जो है ये सवाल ज़्यादा उठाते हैं कि नाश्ते में क्या बनाएं, कि उनको पता होता है कि हमने पराठा चाय अंडा खा लेना है या हमने स्लाइस खा लेना है। लेकिन बात ये होती है कि फिर भी आपके दिल में, दिमाग में ये ज़रूर गर्दिश कर रहा होता है सवाल कि आज फिर से पराठा और आज फिर से अंडा और आज फिर से वही जो है ना वो सैंडविचेस। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, अम्मी से कहेगा कौन, क्योंकि अम्मी कहेंगे अच्छा तो फिर बता दो क्या बनाना है, और ये हमें भी नहीं पता होता कि जी क्या खाना है। तो क्या खाना है और क्या बनाना है नाश्ते में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी शेफ्स मौजूद हैं, शेफ महविश और शेफ शाहीना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या नाश्ता करके आए? पहले आप अपना बताएं, आपने आज क्या नाश्ता किया, किस चीज़ से नाश्ता? मिल्क शेक। मिल्क शेक वैसे नाश्ता पूरा हैवी होता है। आपने किस चीज़ से नाश्ता? आज मैंने थोड़ा देसी नाश्ता किया है। अरे वाह। और उसमें पराठे थे जौ के और दूसरा चने थे। हाँ। तो आज मैंने ये नाश्ता चलिए किया। जी, ये भी एक आइडिया आ गया कि जौ के पराठे और चने, क्या ज़बरदस्त है जी। ये बताएं कि ये जो टेंशन है, परेशानी है कि रोज़ाना नाश्ते में क्या खाएं। एक तो मेरा पहला सवाल इन दोनों से ये है कि क्या रोज़ाना सेम नाश्ता करना चाहिए या अलग अलग करना चाहिए, और बनाना क्या चाहिए? अलग अलग करना चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ दुनिया के तमाम खाने जो है ना, हाँ। उनका शुमार नाश्तों में होता है। नाश्तों आप में देख लें, खाना जितना खाने का जो भी मेन्यू है वो सारा कुछ नाश्ते में आता है। स्नैक्स से लेकर जितना भी मील है, फास्ट फूड ले लें, हाँ। वो तमाम चीज़ें नाश्ते में शामिल होती है। सिर्फ मैं कहती हूँ ड्रिंक जो होती है ना, बेवरेज हाँ। में सोडा शामिल होता है, सोडा, लाइक हाँ। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक कोई है, भी हाँ। है ना, सिर्फ हाँ। उसको हटा के आप कोई भी बेवरेज ले लें, हाँ। कोई भी फूड ले लें, सही। तमाम जो उनका ताल्लुक होता है ना, सब नाश्ते में आप शामिल कर सकते हैं। सब। नहारी तो आप नॉर्मल लेते हैं, छोले लेते होए हैं, होए। porridge और जी शेफ बुलाएं, आप सुबह सुबह भूख बढ़ाएं हमारी। अच्छा जी, अब शाहीना और बातें करेंगी और डिशेस के नाम लेंगी। बिल्कुल। ठीक है जी सऊद भाई, तो फिर अरेंज भी करें फौरन से शो के बाद। अच्छा चलिए जी, आप बताएं कि नाश्ते में एक्चुअल में क्या बनाना चाहिए और कितने ऑप्शंस हैं। आज हम मतलब यही बात करें ना कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, हम क्या खा सकते हैं नाश्ते। अच्छा, ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस जो है वो बेशुमार है नाश्ते हाँ। के लिए स्पेशली। और अगर मैं बात करूं कि नाश्ते में क्या खाना चाहिए, सबसे पहले तो नाश्ते का जो हमारा मील होता है ना, वो हमारा जो हेल्दी होना चाहिए बहुत ज़्यादा। दूसरा ये कि उसको कंप्लीट मील होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपका, अब जैसे अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपका क्या नाश्ता होना चाहिए, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनका क्या नाश्ता होना चाहिए, आपके घर में जो बड़े हैं उनका क्या नाश्ता होना चाहिए, क्योंकि इसमें डिपेंड्स है, एजेस का डिपेंड है। अगर हम बात करें क्या है ना कि हम ऐसा करते हैं कि जो डाइट वाले लोग हैं ना, पहले उनकी बात कर लेते हैं ताकि फिर हाँ। खुल के हम खाबों की और नाश्तों की बात करें। तो जल्दी से आपने पहले बता देना कि भाई डाइट वाले जो लोग हैं वो क्या खाएं, और अच्छा, फिर हम डाइट करेंगे वाले खुल के लोगों के लिए खाबों की बहुत ही बातें। आसान है हाँ। कि वो सबसे पहले कोशिश करेंगे कार्ब्स कम कर दें नाश्ते में, ग्लूटेन फ्री। अगर वो कार्ब्स कम कर देते हैं तो वैसे ही उनका नाश्ता डाइट हो जाएगा। एग्स, प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा होता है। आप दूध का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें, साथ साथ आप ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओट्स में जो है वो आप हैंडफुल जो है वो नट्स इस्तेमाल करें। और हैंडफुल नट्स का मतलब जो है ये वाला नहीं है, ये वाला वो पहले ही मुक्के वाला आ गया है, बिल्कुल। तो ये वाला हमने जो है ना वो नट्स का उसके अंदर इस्तेमाल करें, डेट्स का इस्तेमाल करें। शुगर को अपनी लाइफ से ख़त्म करने, चाहे नाश्ता हो, खाना हो, कुछ भी हो, आप अपनी लाइफ से जो है ना उसको ख़त्म कर दें। उसकी जगह आप स्टीविया की तरफ आ जाएं। चाय में भी नहीं डाल के शुगर? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय में तो मैं कहती हूँ कि बकवास है चाय में डालना, इससे अच्छा आप कोई मीठी चीज़ खा लो। नहीं, लेकिन एक मेरी अम्मी सुन रही होंगी, वो कहेंगी और तुम 2-2 चमचे भर के शुगर डालो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय में तो मैं कहती हूँ जो लोग पीते हैं वो मतलब अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। इससे अच्छा है आप कोई मज़े का जो है ना, आप कोई ब्राउनी का पीस खा लें, आप केक का स्लाइस खा लें, आप मफिन्स खा लें, तो वो ज़्यादा मज़े का होगा। उसके बाद चाय की, हाँ एग्जैक्टली, सही बात है। तो ऐसा ही है। हाँ। तो बस फिर सबा यही है कि हमने इस तरह से जो है डाइट वालों का ये नाश्ता हो गया। हाँ। छोटे बच्चों को आप कोशिश करें कि एक भरपूर मील दें। अच्छा। उसके अंदर आपने अंडा फ्राई कर लें, देसी घी का इस्तेमाल कर लें। हाँ। आप एक पराठा बना लें। आप सैंडविचेस को जो है वो आपने देखा होगा फ्रेंच टोस्ट बनते हैं बहुत मज़े के ना, हाँ। तो वो उसमें आप हल्का सा बच्चों को जो है ना, आप अगर चीनी स्किप करना चाहते हैं आप स्टीविया ऐड कर दें, आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें, तो वो अच्छे से करके अंडे में फ्राई करके देसी घी बटर में वो बना लें। पैनकेक्स बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है कि अमेरिका वगैरह में पैनकेक्स खाए जाते हैं, बहुत क्विक होते हैं, बहुत ईजी होते हैं और कंप्लीट मील होता है। उसके अंदर मैदा भी जा रहा है, अंडा भी जा रहा है, दूध भी जा रहा है, उसके अंदर वो थोड़ा सा उसको शुगर सिरप भी ऐड कर लेते हैं, चॉकलेट सिरप से ऐड
कर लेते हैं। तो पैनकेक्स जो है वो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, उसका इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ कोशिश यही करें कि जो हमारे बच्चों की या हमारी जो अर्ली एजेस होती हैं उसमें हम जो है ना इस तरह का खाना खा लें कि जो हम बाद में, अब जैसे हम हैं तो हम वो कुछ खाने जो है ना अब अवॉइड करते हैं कि नहीं हमें नहीं, मतलब लाइक अगर हम पराठों की तरफ आए तो हम आटे का पराठा खाना तो इस वक्त ऐसा है कि आपने अपने साथ ज्यादती करनी है, तो कोशिश करें कि आप उसको स्किप करें, लेकिन बच्चों को आप दें सारा, बिल्कुल इस तरह की चीजें दें। और अगर हम बात करते हैं अपने उन बड़ों के जो हमारे घर में बड़े मौजूद हैं, जिनका हमें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, तो उनके लिए आप ये करें कि अंडे को हमेशा बॉईल कर दें। आप 1 से 2 अदद जो है वो अंडे दे सकते हैं। एक अंडे जो है वो आपने जर्दी के साथ ले लें, एक अंडा जो है वो आप बगैर जर्दी के ले लें। आप दूध का उनको 1 गिलास दें, आप ओट्स का उनको एक जो है वो छोटा सा बाउल दें, और साथ साथ आप इतने से जो होता है ना ये वाला साइज, इस साइज की आप रोटी बना दें। या जो है आप, मैं तो ये कहती हूँ कि जौ का आटा इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो सुन्नत भी है। और आपको पता है कि वो बहुत सारे, जैसे पेट में आपको अक्सर ऐसा होता है कि टमी में ब्लोटिंग आपको फील होती है, तो वो उससे कम हो जाती है। तो आप इतने साइज की, आप किसी भी आटे की जो भी आपको पसंद है आप जो है वो बना लें रोटी, वो बड़ों को दें। और जो है वो बात आ जाती है कि अब चटखारों की, तो मतलब वीक में जब हमारा चीट डे होता है तो हमारा फेवरेट नाश्ता होना चाहिए। अब आ जाते हैं मजे मजे के खानों की तरफ। तो उसमें फिर अब जैसे हम पंजाब साइड की बात करें तो वहाँ पर आपको पता है कि लस्सी और देसी घी के पराठे होते हैं। और अगर हम बात करें लाहौर की और जो है वो मुल्तान वगैरह की, तो वहाँ पे वो चने जो होते हैं और छोले भटूरे और नान। और स्पेशली अगर हम कराची वालों की बात करें ना, हलवा पूरी की आपने लाइनें देखी हैं, मुझे ये बताएं। वो जो लाइन, और ज्यादा लाइन जो है ना 11 से 1 के दरमियान होती है, 1 के दरमियान। और अगर संडे का दिन है और आपका दिल कर रहा है कि आपने हलवा पूरी खानी है, तो प्लीज आप सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे चले जाएं। जी बिल्कुल, ताकि आपको ताजी ताजी फ्रेश हलवा पूरी मिले। और मैं हैरान हूँ कि संडे वाले दिन आपको पता चलता है कि इस पूरे शहर में डाइट कौन कर रहा है भाई। कोई नहीं कर रहा, लाइन लगा के डाइट कौन कर रहा है? आप डाइट नहीं कर रही, मैं नहीं कर रही, आप नहीं कर रहे, डाइट कौन कर रहा है? संडे वाले दिन पता चलता है कि जी आवाम जो है वो डाइट पे नहीं है, और जो रश लगा होता है। अच्छा, आपने फजर के बाद का रश देखा है? वो बगैर सोए जो लोग आते हैं वो अलग। अच्छा, ये भी एक अलग क्रेविंग है, और ये भी एक अलग क्रेज है। पता है कि ये एक अलग क्रेज है शाइना, कि लोग सोते नहीं है, रात को वो थ्रू आउट एंजॉय करते हैं। फिर वो हलवा पूरियों के बाहर दुकानों के बाहर जो गाड़ियां लगा देते हैं, उन्हीं के सामने बेचारे वो सो के उठ के आ रहे होते हैं, कढ़ाइयां निकाल रहे होते हैं। वो कहते हैं अभी से आगे सुबह कब होगी। मतलब ऐसे भी कराची में नाश्ता होता है जी। इतनी जिंदा दिल कौम है हम। आप बताएं महविश, और कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शंस तो सारे वैसे बता दिए काफी ज्यादा, लेकिन यही बात है कि आप जो नहीं, सालन में हम कौन कौन से सालन जो है उसको पराठे के साथ नाश्ता कर सकते हैं। निहारी, और उसके अलावा एक होता है चना का कोरमा, मतलब जो चना होता है ना उसका कोरमा बनता है। वो बलोचिस्तान में, कोयटा साइड से बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो हम लोग वैसे चना नान बहुत ज्यादा खाते हैं, सही, ठीक है, लेकिन सिंपल तरीके से खाते हैं। जैसे कि मेरे घर में अगर बने या हमारे यहाँ आया जाए तो बनता है। अच्छा, उसके अलावा आलू की भुजिया का बहुत ज्यादा रुझान है कराची में ना। ओके, अच्छा, वैसे तो हलवा पूरी के साथ भी आपने देखा होगा एक सालन मिलता है जो कि आलू का सालन होता है। लेकिन आप अमूमी तौर पे घरों में जब देखेंगे ना, नाश्ता अगर भारी खाया करने के लिए वो हैं मौजूद सारे बच्चे या कजन सारे लोग, तो उनके जो घरों में बनता है ना, वो आलू की भुजिया की मुख्तलिफ तरह के इकसाम बनती हैं। आलू की भुजिया को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है पराठों के साथ। सिंपल अगर वे में है, उसको थोड़ा सा और बढ़ा दें अगर, तो शामी कबाब। अरे आलू की भुजिया से मुझे याद आया कि मेरी जो अम्मी है ना, वो इस तरह से आलू का सालन बनाती है। बल्कि अम्मी, अगर आप सुन रही हो तो रेडी कर ले बस 1-1.5 बजे तक आप ये बना के रख ले, नहीं 2 बजे तक आप बना के रख ले, और फिर जो है वो मैं खा लूंगी। अम्मी ना मेरी आलू का सालन बनाती है बड़े मजे का, उसमें कलौंजी भी डाली होती है। बिल्कुल, ये वाला कौन सा सालन कहलाता है? ये अचारी मसाला इंडियन भुजिया कहलाती है। इंडियन भुजिया कहलाती है। और इसे आलू की तरकारी भी ना लोग, हाँ, ये इसका स्पेसिफिक एक नाम भी लेते हैं। तो वो उसमें यही होता है कि कलौंजी, और कलौंजी का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, उसकी मतलब आप देखें ना, लौकी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो दूर दूर जो है वो उसके अंदर उसके कलौंजी के दाने होते हैं, और वो उसको देख के और वैसे ही कलौंजी बहुत फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल। तो कलौंजी का तो लेकिन महविश बता रही है ना कि वो कौन सी वो होती है कलौंजी? इंडियन अचारी मसाला। देखें, अचारी मसाला देखें, हम लोग जैसे कि लाइव शो इस तरह के हो रहे होते हैं, उसमें अचार गोश्त का जो मसाला होता है ना, उसके साथ भी भुजिया बनती है। अच्छा, सिंपल, सही। उसमें क्या लेकिन मेरी अम्मी जिस तरह का सालन बनाती है ना, तो वो बड़ा मजे का सालन होता है। उसकी जो ग्रेवी होती है बड़ी मजे की होती है।
अलग से उसमें आलू के छोटे छोटे पीस होते हैं और उसके ऊपर कलौंजी Chunks, डली हाँ, होती है। बिल्कुल, वो वो बहुत पूरा- अच्छा आपको होता है। कलौंजी नजर आती है, ब्लैक होती है ना वो? हाँ, black, हाँ। लेकिन उसमें अजवाइन से लेकर हर चीज जो है वो पिसी हुई भी होती है और कुटी हुई भी होती है। ओके, ठीक है, जो that's really अचारी great. मसाले से 6 मसाले शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये एक तो ये स्टमक को बहुत अच्छा बेहतर रखते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन इसमें होता है कि जैसे कलौंजी है, अजवाइन है, जीरा है, हाँ। सौंफ है और मेथी दाना है। हाँ। ठीक है, एक और चीज आती साबुत है, धनिया। साबुत धनिया साबुत भी धनिया, है जी। सही, सही। तो ये तमाम 5-6 चीजें जो है ना उसको कूट के और उसकी भुजिया बनाते हैं। तो सही। कलौंजी क्योंकि वैसे भी बिल्कुल ही होल होती है, हाँ। तो वो ऊपर से नजर आ रही होती है बच्चों हाँ, को, सही सही तो वो अच्छी भी लगती है, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, खाने देखने का में दिल अच्छा कर रहा लगता होता है, वो इतना प्रेजेंटेबल होता है कि खाने का दिल कर रहा होता है। चलिए जी, अभी हमने बहुत सारे जो है वो नाश्ते डिस्कस कर ली हैं, हलवा पूरी, छोले भटूरे और इंडियन भुजिया, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। आलू के पराठे जो है ना वो अभी हमने डिस्कस नहीं किए। आलू के पराठे कितनी तरीके से बनाए जा सकते हैं, यानी कि आलू के पराठे आलू के साथ ही बनेंगे, लेकिन उसको किसके साथ खाया जा सकता है और उसमें मजीद क्या ऐड किया जा सकता है, ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब हमारे साथ रहिए। नाश्ते की अहमियत से ना इनकार नहीं किया जा सकता और अच्छा नाश्ता अच्छी हेल्दी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। और आप यकीन करें, अभी हम जब ब्रेक के लिंक में थे ना तो मेरी पूरी टीम भी बड़ा इंटरेस्ट ले रही थी इस बात में कि भाई कल जो है ना वो हमने हलवा पूरी खानी है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस वक्त खानी है, शो से पहले खानी है, शो के बाद खानी है, क्योंकि ये जो मौसम है ना ये बड़ा औसम है और इसमें इस तरह के जो खाबे हैं या इस तरह के जो नाश्ते हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं। अच्छा भाई, शदीद गर्मी हो रही है, सूरज निकला हुआ है, मूड ख़राब है, लोगों की नींद पूरी नहीं है, नाश्ता करना है, ऐसे में इतनी एंजाइटी में कौन सा नाश्ता रिफ़्रेश कर सकता है? सैंडविचेस अच्छे होते हैं मुख्तलिफ। अच्छा, नाश्ते को ना हम लोगों ने एक थोड़ा सा मुहित कर दिया ना, हाँ। सिर्फ के जैसे अंडा पराठा है अंडा पराठा, या फिर हाँ। छोले नान है या हलवा पूरी सही, है, हाँ। हम लोग ना एक प्लेटर नहीं तैयार कर सकते। जैसे कि मैं अपने घर में ज़्यादातर ये करती हूँ कि बच्चों को खुश मूड, क्योंकि सुबह का अगर अच्छा मौका होगा तो वो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। तो ये कि छोटी छोटी उनको चीज़ें ना आप प्रोवाइड कर दें, जैसे कि छोले नान भी रख दें, हाँ। पूरा एक थाल तैयार कर दें। थाल तैयार, जैसे आपने कुछ जगहों पे कुछ मुल्कों में देखा होगा, कुछ पूरे बाकायदा तौर पे थाल तैयार होते हैं, थाल मेहनत तैयार होती है होते उसमें हैं, ना। हाँ, सही। तो सैंडविचेस बना लें, उसमें पैनकेक छोटे से रख दें। बट समाउ मुझे अमेरिकन ऐसा प्लेटर लगता है कि अच्छा, जब मैं मतलब थोड़ा छोटी थी तो अब्बू मेरे इस तरह से करते थे कि जो सालन होता था ना, यानी रात में जो सालन बना होता था उसको वो थोड़ा सा, वो अम्मी को कहते थे कि आप इसको फ्रीजर में रख दें, तो हम लोग तो नहीं खाते थे, मैं तो वही अपना इंग्लिश नाश्ता, लेकिन मैं भी ये है कि नाश्ता पर्सन मैंने मेरे फादर को देखा है कि वो दही के साथ भी जो है वो खा लेते थे, कि पराठा और दही भी, और वो जो है रात का वो सालन के साथ भी बहुत शौक से बहुत मजे से वो खा लेते कि रख सकते हैं क्या नाश्ते में जी, सालन, हम उससे लोग भी मैदे खाते में हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती? बिल्कुल भी नहीं होती मैदे में, इसलिए प्रॉब्लम देखें, अभी हम बात कर रहे थे ना, सो के उठ के आते हैं लोग नाश्ता करते हैं, वो तो ज़्यादा स्टमक पे बुरा हाल बेहाल हो जाएगा। हाँ। लेकिन अगर ये है कि अगर हम ये सोचें कि हम सो के उठे हैं, हमारा मैदा बिल्कुल रिलैक्स है एकदम, उसके बाद उसको कोई अच्छा फूड दें, तो हमारी एनर्जी तो पेट्रोल की तरह गेन करेगी ना, तो उसके बाद हम काम करने के काबिल होंगे, सोचने के काबिल होंगे, भाई मूड बहुत अच्छा सारे होगा। लोग ये भी कहते हैं ना महवेश शाहीना, कि अगर आपने सुबह सुबह नाश्ते में मतलब ग्रेवी वाला सालन या मिर्चों वाली कोई चीज़ ली है तो वो मैदे के लिए ठीक नहीं है, या वो सुबह सुबह जो है वो आपको उस तरह का नाश्ता ये नहीं कॉन्सेप्ट लेना बिल्कुल चाहिए। मुझे आज गलत है। तक ये समझ में नहीं आई कि जो लोग नाश्ते में यानी कि पराठा सालन ये सारी चीज़ें खाते हैं वो हेल्दी है या नहीं है, मतलब क्योंकि थोड़ा एम्प्टी आपका स्टमक होता है नहीं, तो हेल्दी है। और बेसिकली मैं बताऊं, जितना आप लोड अपने मैदे पे नाश्ते में डाल सकते हैं ना वो ज्यादा अच्छा होता है बनस्बत आप पूरे दिन के। बशर्ते कहते हैं ना कि नाश्ता जो है, हाँ बिल्कुल सो के उठे, सो के उठना जरूरी है, सो के उठना जरूरी है, जाहिर सी बात है नाश्ता हो गई। लेकिन अगर आप नहीं भी सोए पूरी रात, अगर आपने रात में मूवी देख के या नाश्ता नहीं कहलाएगा, वो ये होगा कि आपने खाना नहीं खाया, खा के सो गए कुछ भी खा के, तो उसको नाश्ते का नाम तो दिया ही उसे जाता है ना, जो हम जो है वो चाहे बस सो के भाई मेरी इस तरह की जानने वाली कुछ फ्रेंड्स हैं, हाँ, मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कि रात में थोड़ा देर से सोते हैं, हम सभी लेट नाइट देर से सोते हैं, लेकिन वो क्या होता है पूरी रात कुछ ना कुछ खाते रहते हैं ना, कि कोई फ्रूट ले लिया, चॉकलेट ले ली, चिप्स मंगा लिए, सारा कुछ कर लिया। अब जब नाश्ते की बारी आती है तो नाश्ते के टाइम पे जब सोने का टाइम होता है, यानी कि जिनके शिफ्ट आवर्स ऐसे होते हैं कि भाई वो उनको दिन में जाना है या कोई और टाइमिंग्स है, तो वो जब नाश्ते की बारी आती है तो वो हेल्दी नाश्ता नहीं कर पाते, क्योंकि वो पूरी रात जाग रहे होते हैं, पूरी रात और पूरी रात वो कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, और जब वो मेन नाश्ते का टाइम आता है सुबह 8-9 बजे या 10 बजे या हलवा पूरी भी खानी हो, तो वो बस चक्का चुकी होता है कि नहीं हम तो नाश्ता नहीं कर पाते। तो नाश्ता हेल्दी करने के लिए अगर आप रात में जाग भी रहे तो भाई कम कोई और चीज खा लें, 8 आवर्स का जो है वो कहते हैं कि आपने कोशिश करनी चाहिए कि आपकी फास्टिंग जो हो ना वो 10 to 12 to 16, लेकिन आप कोशिश करें 8 आवर्स का जो है वो आप वक्फा दें, उसके बाद आप खाना खाएंगे। जब आप उसके बाद खाना खाएंगे तो उसके बाद जाहिर सी बात है नाश्ता करेंगे जो भी है, तो आप
एक अच्छा नाश्ता कर सकेंगे। आपको भूख होगी अंदर से ना, होगी अंदर बिल्कुल। तो क्योंकि अगर आप और सुबह नाश्ते में भूख लगती है या सुबह के टाइम से लेकर दोपहर तक आपको भूख लगती है, देन यू आर हेल्दी, क्योंकि वो आपका जो स्टमक है वो आपको साइन दे रहा है कि भाई आई एम अलाइव, आई एम स्टिल यू नो अवेक, आई नीड फूड। तो वो ये वाली चीज होती है ना। लेकिन अगर किसी को भूख नहीं लगती उसको भी चेक कराना चाहिए, चेक कराना क्यों नहीं लग रही है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और तो अगर भूख नहीं लगती तो इसका मतलब है कि आप अनहेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं। यानी अगर आप कोई बहुत इस तरह की मजे मजे के खाबे और खाने देख रहे हैं और आपकी एपेटाइट इंक्रीज नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल में ये तो आपको कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा खाना जो है एंजाइटी की तरफ जाता है। हाँ, हम सॉरी हमने डिस्कस नहीं करी कि फ्रूट्स ऐड करने चाहिए हमें नाश्ते में। हाँ बिल्कुल, ये भी अच्छा शाहिना ने आइडिया दिया से फ्रूट्स काटे। अब जैसे मैंगो का सीजन है तो आपने उसको क्यूब्स में जो है वो, ये होता है कि बहुत सारे लोग सुबह सुबह मीठा इतना पसंद, जैसे मैंने कहा कि सालन पे सुबह सुबह आप सिट्रस इसी फ्रूट्स की तरीके तरफ से चले जाएं जो थोड़े से सुबह सुबह उठ के हमको मीठा नहीं खाना है। नहीं, आप सिट्रस फ्रूट्स की तरफ जाएं जो थोड़े से खट्टे होते हैं, तो वो फिर जाहिर सी बात है कि वो आपसे खा लिए आपने दलिया के साथ देखा होगा कि ब्लूबेरी और चेरी ऐड करें, फिर फ्रूट अगर ऐड करें। बस देखिए मैं बताऊं, टॉप भी कर सकते हैं। और जब हमारी लास्ट स्टेज होती है, जैसे कि हम ट्राइफल्स वगैरह आपने देखा होगा बनाते हैं, उसमें फ्रूट्स ऐड करते हैं। तो अगर हम ओट्स बना रहे हैं तो बस बिल्कुल हमने जो है वो अपना चूल्हा ऑफ करने से पहले, स्विच करने से पहले हमने उसके अंदर फ्रूट्स डाले और देन इसको फौरन ऑफ कर दिया। अच्छा, हाँ, तो हम लेकिन बहुत सारे फ्रूट्स हम गरम गरम में नहीं ऐड कर सकते। अच्छा। कुछ फ्रूट्स हम ऐड कर सकते हैं। तो हम जैसे अगर हम बात करें चीकू की तो वो ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम अगर बात करें अमरूद की वो ऐड कर सकते हैं। हम सेब कभी भी गरम में ऐड नहीं करते, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। बनानास आप कभी भी ऐड नहीं कर सकती हैं, वो ब्लैक हो जाएंगे। मैंगोज का ये कि आप ऐड कर सकते हैं उसको, हाँ, वो थोड़ा सा घुल भी जाते हैं तो वो एक जरा सा फ्लेवर देता है। अच्छा, लेकिन अपना शेप खराब नहीं होता उनका। अच्छा, मैं भी साबूदाना और ये दीगर और इस तरह के जो होते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग जो ग़िज़ाएँ होती हैं, वो ऑब्वियसली मुझे उनके नाम इतने जहन में नहीं आ रहे, वो आप मेंशन करें कि कौन कौन से ऐसे जो है ना वो तवानाई देने वाले नाश्ते हैं जो हम कर सकते हैं। सागुदाना का जैसे आपने नाम लिया तो सागुदाना को आप जब फ्रूट्स की बात हो रही है तो मैंगोज के साथ आप उसको कर सकते हैं। और वो ठंडा खाया जाता है दूध के साथ वगैरह होते हैं जिस तरह जी, सीरियल्स। तो ज़्यादातर आप दीगर ममालिक में देखेंगे ना, बाहर जो ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पे यही है कि पॉरेज के साथ जो फल हैं उनको वहाँ पे ना, असल में हमारे यहाँ ब्लूबेरी, चेरी, जो महंगे फल जो है ना वो वहाँ पे नॉर्मल मिल रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे केले और आम मिल रहे होते हैं। आम मिल रहे होते हैं, सही। तो उनके लिए कोई मसला नहीं है वो चीज़ें लेना। हम लोग जाए तो हमें 1000 रुपए किलो मिलती है। हाँ, 1000 रुपए की 500 ग्राम मिलती है, आधा किलो मिलती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप नाश्ते में जो है वो केला खा लें, दूध का ग्लास ले लें, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद फिर आप वो तो जिम करते हैं ना, वर्कआउट्स करते हैं, हाँ, और वैसे भी हेल्दी रहता है। तो कोशिश ये, जैसे इसे कहते हैं प्री ब्रेकफास्ट है कि आपने उठते ही जो है वो आपने बनाना ले लिया और फिर आपने जो है वो दूध का ग्लास ले लिया, आपने एक एप्पल ले लिया सबसे पहले, उसके बाद आपने जो है वो दूध का इस्तेमाल कर लिया। ये आपको रोजाना आप चेंज करना चाहिए कि आप यानी दूध के गिलास के साथ आप जो फ्रूट है अपना वो चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप फ्रूट्स आपने एप्पल ले लिया, फिर आपने दूध का गिलास ले लिया, फिर अगर आपने जो है वो बनाना लिया, फिर आपने जो है वो ग्लास ऑफ मिल्क ले लिया, और कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके साथ आप ये कर सकते हैं? अभी जैसे मैंगोज है, आप मैंगो लें और हैवी नहीं हो जाता मैंगो, तो इटसेल्फ कहते हैं बड़ा होता, मतलब ये तो सीजन है ना, अल्लाह ताला ने बनाया, हम इस सीजन में नहीं खाएंगे, 2-3 महीने का ये सीजन है तो फिर कब खाएंगे। आप जो है वो पीच ले लें, पीच का इस्तेमाल के, पाइनएप्पल बहुत अच्छा होता है, पर वही वाली बात आ जाती है कि पाइनएप्पल भी जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन आप अगर उसको लेके और इस्तेमाल करें 2-3 दिन तो वो एक बजट फ्रेंडली हो जाएगा। तो आप पाइनएप्पल का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। आप कोकोनट का इस्तेमाल करें, कोकोनट भी बहुत ज्यादा जो है ना वो मजे का भी होता है, और उसका कोकोनट का इस्तेमाल देखिए डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो आप कोशिश करें आप फ्रेश खाएं तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। एक नहीं तो हम जैसे डेजर्ट्स बनाते हैं, हम जैसे अगर सागुदाना का बना रहे हैं तो उसमें हमने इस्तेमाल कर दिया, आपको पता है नारियल की चटनी भी बनती है, और उसके साथ जो है हम आलू के पराठे भी बना सकते हैं। और मैं एक बहुत ही क्विक रेसिपी मैं सोच रही थी शेयर कर दूं आलू के पराठों की। तो सबसे पहले जो है ना हमने ले लेना है मैदा, आधा किलो आप मैदा ले लें, आधा किलो आप सफ़ेद आटा, फाइन आटा ले लें। उनमें उसको आप नमक डाल के और 1 चम्मच ज़ीरा डाल के आपने जो है वो आटे को गूंद लिया, बहुत अच्छा उससे जो है वो फ्लफ़ी से बनते हैं। साथ साथ आप जब, अच्छा एक टिप मैं साथ साथ शेयर कर दूं, हम जब भी पूरी का आटा गूंदें या पराठों का आटा गूंदें, अगर हम 1 चम्मच दही उसके अंदर शामिल करें तो बड़े अच्छे खिले खिले से फूले फूले से मज़ेदार से जो है वो
पराठे बनते हैं। आपने क्या किया, आपने आधा किलो आलू लिए, उसको आपने अच्छे से जो है वो बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैश करा। मैश करने के बाद आपने लिया उसके अंदर कोरिएंडर, धनिया की आप एक गड्डी ले लें, उसको बारीक कट कर लें। कट करके आपने आलू के साथ उसको मिक्स करना है। हस्बे जायका आप उसके अंदर नमक इस्तेमाल करें। ये आपका बन गया बैटर। अब आपने क्या करा, आपने जो आटा गूंद के रखा हुआ था उसका आपने एक पेड़ा बनाया। उसको पेड़े को आपने जो है वो बीच से उसके अंदर आपने जो है वो उसके अंदर आपने जो है आलू का जो मिक्सचर है वो आपने भरा, और उसके बाद उसको सॉफ्टली आपने बेला और आप उसके पराठे बनाएं और एंजॉय करें। बहुत ही मजे के इस रेसिपी से पराठे बनेंगे। मुझे लगता है हम इतने सारे जो मसाले डाल के बनाते हैं ना पराठे, हाँ बिल्कुल, तो वो इतने सारे हम जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और उसके अंदर फिर हम मसाले वाले बनाते हैं ना, उससे बहुत अच्छे ये वाले पराठे बनते हैं। और साथ आप अगर गार्लिक का रायता बना लें तो बस सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया महविश, बहुत शुक्रिया शाहीना हमारे शो पे आई, और आज हम सबने मिलके ये सोचा और इसके ऊपर ब्रेन बिल्डिंग की और आपको बताया कि जी कौन कौन से ऑप्शंस आप नाश्ते में अवेल कर सकते हैं। तो जितने ऑप्शंस हैं आपने ज़रूर अवेल करने हैं। हम भी इस तरीके से रोज़ाना कुछ नाश्ते में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वापस आएंगे, एक और टॉपिक है और डिस्कस करेंगे कि किराएदार जो हैं उनकी क्या परेशानी होती है और मालिक मकान उनको कैसे तंग करते हैं। तो ये आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो कुछ बात करेंगे हम किराए के मकान की। अच्छा जी, किराए पे जो लोग रहते हैं, वैसे तो अगर उनके मालिक मकान, उनके लैंडलॉर्ड्स बड़े अच्छे हों तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर यही लैंडलॉर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा तंग करें तो आप देखिए कि आए दिन ख़वातीन जो हैं उनके झगड़े हो रहे होते हैं। अगर कोई ऊपर नीचे रहते हैं किराएदार, या फिर पड़ोसी भी होते हैं कि किस मालिक मकान इस वाले घर में है, किराएदार जो है वो बराबर वाले घर में, तो आप देखिए कि पानी की मोटर पे झगड़ा, फिर बिजली के बिल पे झगड़ा। अगर बिल अलग अलग भी हैं तो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपस में शेयर कर रहे होते हैं, उसके ऊपर बन जाता है झगड़ा। बच्चे परेशान, घर में रहने वाले परेशान। अच्छा जी, किराए का घर है, अब लोग करें तो क्या करें। फिर सडन जो है वो उनके जो लैंडलॉर्ड्स है या मालिक मकान है वो ये कहते हैं कि जी आप घर खाली करें। अब किराए के घर में रहना किसी अजियत से कम नहीं होता, क्योंकि उधर एक तो पहले ही आप प्रेशर में रह रहे होते हैं कि जी आप दूसरे की मर्जी से रह रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। अगर आप नीचे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो आप बार बार छत पे नहीं जा सकते, या आप अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो जो मालिक मकान है वो आपके जो नीचे वाला हिस्सा है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करता है, वहाँ पर वो उनकी चीज़ें भी हो रही होती है, सारा कुछ होता है, बट आप जो है वो छत यूज़ नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन इन दी एंड ऑब्वियसली आपका अपना घर नहीं है तो आपको किराए पे रहना है, और इस तरह की अजियत जो है वो आप सह रहे होते हैं। ये कभी किराए की मद में होती है, कभी जल्दी मकान खाली कर दो, ये इश्यूज़ होते हैं, कभी जो है वो कोई और इश्यूज़ होते हैं, कभी मालिक मकान और किराएदार की किसी भी वजह से नहीं बन रही होती, ऊपर शोर हो रहा है, नीचे शोर हो रहा है, 10,000 मसले होते हैं। तो जी किराए का मकान या ज़हनी अजियत और इनके मसाइल दूर करने के लिए क्या किया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो इस्मत अली नकवी सोशल वर्कर हैं, माहिर तालीम भी हैं, वो मौजूद हैं, और उनके साथ जो हैं वो ज़ुबैर हाशमी साहब मौजूद हैं जो कि माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं मैम। किराए का मकान किसी ज़हनी अजियत से कम नहीं है। किस तरीके से ये मैटर सॉल्व किया जाए? किराएदार और मालिक मकान का जो झगड़ा है वो आप देखते हैं कि कोर्ट तक पहुंच जाता है। यानी ये छोटा सा झगड़ा शुरू होता है कि साइकिल आपने हमारे एरिया में क्यों खड़ा की और ये पहुंच जाता है पता नहीं कहाँ तक। तो ये ज़रा बताएंगे क्या मसाइल है? देखिए, वो कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने। हाँ। जो किराए के घर में रहते हैं यकीनन उनको वो इन सब दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन एक पेशेंस लेवल, एक जो बेसिक कर्टिसी है वो भी होनी चाहिए। अब ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको दरगुजर करना चाहिए। अगर कोई आपको एक मंथली इनकम मिल रही है किसी को किराए पे रख के, तो उसमें थोड़ी सी तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। जहाँ तक, और बाकी ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि अपने हमसायों के इतने हकूक थे कि लोगों ने कहा कि शायद जायदाद भी उनके नाम कर दी जाए। तो हमारे लिए तो ये हुक्म है, लेकिन बस वही बात है कि फिर हर तरह के लोग होते हैं। और लेकिन ध्यान ये करना चाहिए कि एक तो बेचारे के पास अपना घर नहीं है, और वो बहुत सी चीजें आप जिस तरह आपने कहा रिस्ट्रिक्ट होकर सोच रहा होता है, मैं यहाँ कील नहीं लगा सकता, मैं शोर नहीं कर सकता, कुछ खराब ना हो जाए, कुछ टूट ना जाए। तो जहाँ तक हो सके फैसिलिटेट करना चाहिए, किसी पे भी बेचारे पे ये वक्त आ सकता है, किसी पे भी ये वक्त आ सकता है। सर आप बताएं किराएदार को किस तरीके से रहना चाहिए, क्या उसके राइट्स होते हैं? किराएदार के कानून में तो बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। जी। जितना ज़्यादा राइट्स किराएदार के हैं उतना मालिक मकान को नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक आम आदमी को पता नहीं है, सही, तो इस वजह से उसको जो मालिक मकान है या लैंडलॉर्ड्स हैं वो मिसयूज़ करते हैं। सही। मैं चाहूँगी कि सर डिटेल जो किराएदार के जो राइट्स होते हैं ना, रेंट पे रहने वाले लोगों के जो राइट्स होते हैं वो हमारे साथ में आप शेयर करें। जी यकीनन। किराएदार जो रह रहा है वो एक सर्टन अमाउंट फिक्स करता है अपने रहने के लिए, और उसमें वो तमाम सहूलियात शामिल होती हैं जो
किसी भी रहने वाले को मिलनी चाहिए, कि उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकता मालिक मकान, उसका तरीक़ाकार मौजूद है। अगर वो डिस्पोजेस करना चाहते हैं किसी भी रीज़न पे जो वैलिड रीज़न नहीं है, तो वो किराएदार कोर्ट में जाके MRC में अपना अकाउंट खोलता है, वहाँ पे रेंट जमा कराता है हर महीने, और जब तक वो केस चलेगा उसको किराएदार को हटाया नहीं जा सकता। मालिक मकान ज़बरदस्ती डिस्पोजेस नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है, मालिक मकान क्या करते हैं, कभी लाइट बंद कर देते हैं, कभी पानी बंद कर देते हैं, तो इसके खिलाफ भी किराएदार कोर्ट में जा सकता है, उसके पास पूरे राइट्स मौजूद हैं। और वो कभी भी 90% मैं कहता हूँ जो रेंटल लॉज हैं वो किराएदार के हक में है। लेकिन लोगों को इस चीज़ की खबर नहीं है, इसलिए जो मालिक मकान है वो मिसयूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लोग किराए पे रहते हैं उनके महदूद आमदनी होती है, तो उस महदूद आमदनी में वो बेचारे अपने रोज़ व शब गुजारने में इतना तंग और परेशान होते हैं, तो इस बारे में सोचते भी नहीं और इस बारे में वो जानते भी नहीं है। तो इस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मालिक मकान अगर कोई भी है वो अगर अपने दीदा दलेरी दिखा रहा है या बहुत ही तंग कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे राइट्स अवेलेबल हैं। वो इवन पुलिस को भी कॉल कर सकता है, किराएदार। जी बिल्कुल, उसको तंग कर रहा है तो 15 पे कॉल करके कह सकता है कि मेरे राइट्स हैं, मैं ये रेंट पे कर रहा हूँ, ये मेरा एग्रीमेंट है, बिकॉज दिस इज अ लीगल एग्रीमेंट। तो वो चूंकि किराएदार को इल्म नहीं होता इसलिए ये सब हो जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि किराए पे जब आप घर लेने जाते हैं, कोई भी शख्स जाता है, तो अगर उसको वो कहते हैं कि आप 6 महीने का डिपॉजिट कराएं, 3 महीने का डिपॉजिट कराएं, लॉ में क्या है कि किस तरीके से जो है वो जो रेंटल एग्रीमेंट है वो बनाना चाहिए और कितने महीने का डिपॉजिट जमा कराना चाहिए? जी, लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है जिसमें कोई फिक्स कर दे। अच्छा। ये डिपेंड करता है म्यूचुअल कंसेंट पे। अच्छा। दोनों लोग मालिक मकान और किराएदार मिल के जो भी तय कर लें वो लॉ कहता है। अच्छा। जी, और वो जो प्रैक्टिस में है वो कोई लोग 6 महीने मांगते हैं, कोई लोग 11 महीने मांगते हैं। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। सही। ये लॉ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अदरवाइज एग्रीमेंट मौजूद होता है जिसमें वो लोग अपने चेक पोस्ट डेटेड। लेकिन वैसे लॉ में क्या है, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हट के अगर बात की जाए तो लॉ क्या कहता है कि किस तरह किराए पे मकान लेना चाहिए? आप हर महीने की 5 तारीख को किराया देने के पाबंद होते हैं। सही। और आप वो उसी वक्त देंगे जब आपका ड्यू होगा। सही। लॉ में ये चीज़ है। जी सही। अच्छा। और एडवांस वगैरह नहीं होता है? नहीं, एडवांस वो म्यूचुअल कंसेंट में आपको बता रहा हूँ, उसमें लॉ में कुछ ऐसा नहीं कि आप एडवांस इतना जरूर देंगे। और ये भी मेंशन करना जरूरी होता है कि आपके ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है या आप कितने साल रहना चाहते हैं, या फिर ये ओपन। जी, यहाँ भी जो है मालिक मकान जो है लैंडलॉर्ड है वो बहुत डंडी मारता है। वो 11 महीने का एग्रीमेंट इसलिए करता है कि अगर 11 महीने से ज्यादा आप एग्रीमेंट करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, उसके ऊपर एक फीस देना जरूरी है गवर्नमेंट को। तो यहाँ भी वो चालाकी अपनी यही करते हैं कि 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं, जब 12वां महीना आता है तो फिर उसको रिन्यू करते हैं ताकि उस टैक्स से बचा जा सके। इस चीज को भी सनअप करने की जरूरत है और इस चीज पे भी बात करने की जरूरत है कि ये जो अपना टैक्स बचाने के लिए मालिक मकान 11 महीने का जो रेंटल एग्रीमेंट करता है, ये भी कोई लॉ में कोई बाइंडिंग नहीं है कि 11 महीने ही होगा। चलिए जी, इसके ऊपर करेंगे बात कि आप जब किराए पे मकान लेने के लिए जाते हैं तो आपको कितने महीने का एग्रीमेंट करना चाहिए और किस तरह से जो रेंटल एग्रीमेंट है वो बनवाना चाहिए। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो जी, किराए के मकान की बात हो रही है कि जो रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं, मालिक मकान और किराएदारों का जो झगड़ा होता है, जो इतनी शिद्दत अख्तियार कर लेता है कि यकीन नहीं आता कि ये पहले तो इतने मज़े से इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया और अब क्या हो गया। तो ये जो मामूली झगड़े होते हैं और ये जो कोर्ट तक पहुंचते हैं, इसमें मैं मैम से बात करना चाहूँगी, कितना अवॉइड करना चाहिए कि छोटी छोटी जो गलतियाँ एक दूसरे की अवॉइड कर लें और सुकून से रह लें। क्योंकि जब आप लड़ झगड़ के उस टेनेंट से, उस किराएदार से जब मकान खाली कराते हैं तो फिर आपको भी बॉदर होता है, कोई और भी किराएदार आपको ढूंढना होता है। लोग क्यों नहीं मिल बांट के मसला हल कर लेते? कुछ चीज जो भी कोई आएगा ना, उसकी कोई अच्छी कोई बुरी आदत होंगी। हाँ। तो आप उससे कॉम्प्रोमाइज कर लें, ये सोच के कि इसको आप खाली कराएंगे, उसको तो यू आर पुटिंग इल एट ईज, बट एट द सेम टाइम यू विल हैव टू फाइंड अनदर पर्सन। और फिर आपको नहीं पता कि वो कैसी सिक्योरिटी दे, क्या करे एट द 11th आवर। तो वही जिस तरह ये कह रहे थे भाई कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उसके साथ रखें और उस नहज पे नहीं लेकर आए, क्योंकि कोई रह रहा है तो वो भी बेचारा बहुत ज़हनी अज़ियत से गुजर रहा है और वो भी बार बार चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फिर सामान
ट्रांसपोर्टेशन, कम्यूट करना, नई जगह ढूंढना, फिर वहाँ। सो ये एक वही है, कर्टेसी की बात है कि मतलब ये सोच लें अपने लिए भी बेहतर है, क्योंकि आप भी ज़हनी अज़ियत में रहेंगे और किराएदार तो रहेगा ही, किराएदार तो रहेगा। ये थोड़ा सा है कि अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से अब ये रेंट पे घर लेना इतना मुश्किल हो गया है कि 6-6 महीने का किराया दें, मतलब अगर किसी ने रेंट पे घर लेना है और उसके पास इतनी हैवी अमाउंट नहीं है तो वो 6 मंथ्स का एडवांस कहाँ से पे करेगा? हुकूमत लोगों को रेंट पे घर दिलवाने के हवाले से क्या कोई इकदाम नहीं कर सकती? जी, डायरेक्टली हुकूमत इक़दाम नहीं कर सकती है रेंट के हिसाब से, लेकिन वो रेंट से लोगों की जान इस सूरत छुड़ा सकती है। मैं एक सजेशन है वो पेश कर रहा हूँ, अगर कोई अरबाब इख्तियार इसको सुने कभी हमारे शहर में आप देखें जो भी पॉश लोकेलिटी है उसके साथ एक कच्ची आबादी मौजूद होती है। सही। आप क्लिफ्टन के साथ देखें तो आपको नीलम कॉलोनी नज़र आएगी, शीरी जना कॉलोनी नज़र आएगी, DHA के साथ आपको गिजरी नज़र आएगा, DHA के साथ आपको चनेसर गोट नज़र आएगा। तो इन अगर कच्ची आबादियों में अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लोग ये बिल्डर्स को ये आबादियाँ खाली करा के दे दी जाएं और उन लोगों से ये एग्रीमेंट किया जाए जो वहाँ जिनके घर हैं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, कि अगले आपको 2-3-4 साल में बेहतरीन किस्म का फ्लैट मिलेगा और बग़ैर 1 रुपया दिए मिलेगा। तो बहुत बड़ी बड़ी आबादियाँ जो हैं वो खाली हो जाएंगी, बहुत सारा स्पेस पैदा हो जाएगा और बहुत जदीद शहर बन सकेंगे वहाँ पे। बिल्डर उसको अपनी कॉस्ट पे करें, उन लोगों को जो किराया वहाँ से जाते हैं उनको वो 2-3 साल का किराया पे करें, खुद अपनी जेब से करें, क्योंकि बाकी वो जो बेचेंगे वो बहुत ज्यादा उसमें से पैसा कमा सकते हैं। तो ये बिल्कुल दुबई तर्ज, सिंगापुर की तर्ज पे हमारे शहर डेवलप हो सकते हैं अगर ये कच्ची आबादियों को खाली करा के बिल्डर्स के साथ मिलके और इंटरनेशनल बिल्डर्स को इसमें लाया जाए। वो नए बिल्कुल जबरदस्त किस्म के जो है स्टेट ऑफ द आर्ट मकान बनाए, स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लैट्स बनाए और हाई राइज बिल्डिंग रहे। हमारे शहर को जरूरत है इस टाइम हाई राइज बिल्डिंग्स की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अकोमोडेट हो सकें। तो इस तरीके कार को अगर कोई भी हुकूमत इसको टेकअप कर लेती है, किसी एक कच्ची आबादी से शुरू करें, उन लोगों को एतमाद मिले, मकामी जो नुमाइंदे उनको एतमाद मिले, लोगों के साथ एग्रीमेंट करें और उस दौरान बिल्डर्स उनको अकोमोडेट करें। उनका 2-3 साल जितना अरसे में बनती हैं बिल्डिंग्स, उस दरमियान का किराया भी बिल्डर्स पे करें, तो बिल्डर्स भी बहुत कुछ कमा सकते हैं और शहर भी बहुत खूबसूरत हो सकता है। शहर भी बहुत खूबसूरत हो सकता है। अच्छा सर, एक और चीज़ आती है जो कि किराएदार को परेशानी हो रही होती है, वो परेशानी होती है कि वो हर साल किराया बढ़ा रहे होते हैं। जी, ये इसका लॉ में क्या है? इसमें लॉ में है इसका कि आप 10% किराया बढ़ा सकते हैं। अच्छा। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जो महंगाई होती है और जो आप समझ सकते हैं कि हमारे रुपए की कदर कम हो रही है, उसकी वजह से लॉ में ये है कि 10% जो लैंडलॉर्ड है वो किराया बढ़ा सकता है। लॉ में 10% की प्रोविजन मौजूद है। और बाई कंसेंट हो तो आप उसको 5% भी कर सकते हैं, बाई कंसेंट हो तो 0% भी हो सकता है। अगर कोई टेनेंट किराया पे नहीं कर पा रहा है तो फिर लैंडलॉर्ड जो है उसको क्या वो कर सकता है? लॉ जो है वो क्या कहता है उसको? जी, लॉ बड़ा क्लियर है लैंडलॉर्ड के बारे में। वो रेंटल जो कोर्ट्स होती हैं, जहाँ पे टेनेंसी की कोर्ट्स हैं, वहाँ जाके वो इजेक्टमेंट की पिटीशन फाइल करेगा, केस फाइल करेगा। उसके लिए 2-3 ग्राउंड्स मौजूद होते हैं। नंबर 1 ये है कि वो पर्सनल नीड के ऊपर कर सकते हैं कि मुझे अब ज़ाती तौर पे ज़रूरत है, मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, बच्चों की शादी करना है, तो ये स्पेस खाली कर दें। नंबर 2 वो इस चीज़ पे कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट मौजूद है, ये पिछले 3-4 महीने 6 महीने से मुझे किराया नहीं अदा कर सक रहे, तो डिफ़ॉल्ट की बुनियाद पे इसको खाली कराया जाए। नंबर 3 ये है कि कोई ऐसी एक्टिविटी टेनेंट करता है जो अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द एथिक्स है, तो इस ग्राउंड पे भी वो कोर्ट में जाके अपना मकान खाली करा सकता है। ये 2-3 प्रोविजंस मौजूद है जिनके तहत मालिक मकान को भी राइट है कि वो कोर्ट जाके अपना मकान जो है वापस ले सकता है। अच्छा मैम, ये बताएं कि लोगों को जब वो किराएदार ढूंढ रहे होते हैं या रख रहे होते हैं, क्या देख के किसी को आपको रेंट पे रखना चाहिए, या जो रेंट पे जाते हैं, जो रेंट पे रहते हैं और स्पेशली इस तरह से लैंडलॉर्ड उनके साथ ही रह रहे होते हैं, यानी ऊपर नीचे या फिर बराबर, क्या चीज़, क्या क्वालिटी, क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए कि बाद में आपको परेशानी नहीं हो कि जी हमने तो इनके अंदर ये चीज़ें नोटिस की थी, ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बोलते नहीं है। हाँ। तो हम किसी को बहुत मुहज़्ज़ब समझेंगे, हम उसका ID कार्ड चेक कर लेंगे, मे बी वी कुड बी एबल टू आस्क समबडी अबाउट इट कि हम इनका मालिक मकान के बारे में आप जान सकते हैं या मालिक मकान किराएदार के बारे में जान सकते हैं। ज्यादातर तो ये होता है कि स्ट्रेंजर्स होते हैं, बिल्कुल जो है जो बहुत जगहों पे ढूंढ रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी डीलर ने बता दिया तो उसके थ्रू आए। बिल्कुल स्ट्रेंजर्स को जो है, उनको आप रेंट पे घर दे सकते हैं, या बहुत स्ट्रेंजर्स लैंडलॉर्ड को आप ढूंढ के अचानक कोई आ जाए तो फिर वो एक बहुत मुश्किल चीज है, मतलब टू लेट एनीबॉडी डू दैट, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि इट्स डिफिकल्ट टू ट्रस्ट।
बट यस अगर किसी के थ्रू आ रहे हैं तो सबसे पहले तो बस ये जो है वही बात है, म्यूचुअल कंसेंट से चीज़ें तय कर दी जाए कि वो टेनेंट की पूरी जो बनती है वो एक बना ली जाए, उसको साइन किया जाए। वंस माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड तो हमें एक किराए पे घर लेना पड़ा। अच्छा। वो जो अंकल थे वो कोई नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे 11 चेक साइन करा के रख लिए। उन्होंने कहा कि आई एम एन ओल्ड मैन, आई वोंट बी रनिंग आफ्टर यू। मुझे वो भी चीज अच्छी लगी। यू सी कि मतलब एक बंदा है वो क्यों अगर कोई, मैं तो चलो कह रही हूँ कि मैं 5th को दे दूंगी, अगर कोई नहीं देगा तो व्हाई दैट पर्सन शुड बी यू नो ह्यूमिलेटेड। एक वो अपना घर दे रहा है, एक वो आपके पीछे फिरे किराए लेके। और वो जितने भी उनके बिल्डिंग में बहुत अच्छा DHA में ही था, अपार्टमेंट था बहुत जबरदस्त। लेकिन ये था कि वो 11 मंथ्स का उन्होंने वो श्योरिटी ली थी। वो आपकी वाली बात कि आप 2-3 महीने या 4 की ले लें, तो जहाँ लोग तंग करते हैं वहाँ पे पीपल हैव टू डू दीज थिंग्स एज वेल। सही वो अपनी सेफ्टी और उसके लिए कि एक बूढ़ा बंदा जो है वो बेचारा परेशान हो। हाँ सही। सर मजीद क्या जो है वो चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए जब आप रेंट पे घर ले रहे हो या लैंडलॉर्ड किसी को किराए पे रख रहे हो? पहले तो मैं आपको उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो आपने मेरी बहन से किया है। उसका जवाब ऐसे है कि जैसे शादी एक जुआ है ना, ये भी एक टोटल जुआ है। ये जरूरी नहीं है कि कौन कैसा निकल सकता है, ये आजमाने से होता है जब रह जाते हैं। जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़्यादातर लैंडलॉर्ड को ये देखता है वो कि क्योंकि उसकी फैमिली भी रह रही होती है, कोई ऐसे लोग ना आ जाएं जो झगड़ालू हों, परेशान करने वाले हों, या उनकी एक्टिविटीज़ मॉरल ना हो। तो इसका कोई क्राइटेरिया तो हो नहीं सकता। वो पंजाबी में कहते हैं राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। वही बात है कि वास्ता पड़ेगा तो फिर जाके पता लगेगा। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्या होगा। तो जैसे मेरी बहन ने कहा कि दिखने में साफ सुथरे दिख रहे होते हैं, बाद में पता चलता है ये तो चीटर है। हाँ बिल्कुल, शुगर कोटेड होते हैं बहुत ज्यादा, और वो फिर एकदम से चेंज कर लेते हैं अपना एटीट्यूड। आप कहते हैं कि ये तो शुरू में तो ये इस तरह से थे, जब हमने रेंट पे घर लिया था तो ये मामला थे, फिर वो आके आपको थोड़े थोड़े चीजों के ऊपर। तो क्या जो ये मालिक मकान होते हैं ये वाकई है, इनके इतने राइट्स होते हैं कि ये किराएदार को आके घर में ये कहें आपने क्यों हमारी दीवार खराब कर दी, आपने यहाँ रैक क्यों लगा दिया, आपने ये क्या कर दिया? ये रेनोवेशन का राइट जो है वो किसका होता है? यानी अगर घर में किराएदार कोई रेनोवेशन कराता है तो क्या मालिक मकान उसके पैसे देगा, या किराए में से पैसे कटते हैं, या फिर वो जो रहता है वही ठीक कराएगा? पहले तो ये देख लें कि जब तक टेनेंट उसमें रह रहा है वो ऐसा ही ट्रीट करेगा जैसे ये मेरा अपना घर है। सही। उसमें वो कोई ऐसी मेजर चेंजेस नहीं करेगा जो उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को हिला दे, चेंज कर दे। लेकिन अगर वो कलर करा रहे हैं, यस वो बिल्कुल एब्सोल्युटली वो बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई उसको रुकावट नहीं है। और एंड ऑफ द डे जब उसने उसको वापस करना है वेकेट करते हुए, तो मालिक मकान उस टाइम देखेगा कि मैंने जिस पोजीशन में दिया था आया वैसा है, और अगर वैसा है तो ठीक है, नहीं तो वो जो चीजें नुकसान होगी वो जो उसके पास डिपॉजिट्स होते हैं फिर उससे वो डिडक्ट कर सकता है। नहीं डिटेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में रेनोवेशन है यानी कलर कराना है, छतें टपक रही हैं वो बना रहे हैं, दरवाजे बनाने, तो वो कौन फिर? वो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 10% के हिसाब से वो इंक्रीज करते हैं ना एनुअली, इसी तरीके से इसका टेनेंट को बिल्कुल ये राइट हासिल है कि वो कह सके कि मुझे कलर खराब हो गया, मुझे कलर करा के दें। कोई जो आम 10% इसीलिए इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो इसका राइट है बिल्कुल। लेकिन ये होता अमूमन ऐसा है कि वो 5-5 साल 6-6 साल रहते हैं लेकिन उसी पोजीशन में रहते हैं, चूंकि लोगों को अपने राइट्स का पता नहीं है, इस वजह से अदरवाइज वो क्लेम कर सकता है टेनेंट कि ये जो छोटे खर्चे हैं सब आप करा के दें मुझे। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हमारे शो पर जो है वो ज़ुबैर हाशमी साहब आए और इस्मत अली नकवी आप हमारे शो पर आई, और आज जो है बहुत हमने डिटेल में गुफ्तगू की कि किराएदार जो है उनके मसाइल क्या हैं और लैंडलॉर्ड जो है वो किस तरीके से डील आउट कर सकते हैं। वो आज की शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।